हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 को लेकर के। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अपने पास में सोसाइटल इम्पैक्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। जैसे दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें इंट्रोडक्शन को लेकर के, फिर हम बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर के। तो फुटप्रिंट जो है वो हम लोग को वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं, चाहे आप अपने किसी भी टाइप के ग्रुप बना लीजिए या जैसे भी आप लोग ग्रुप बनाते हैं, तो एक्चुअल में दोस्तों आपके जो मैसेजेस होते हैं, जो भी एक्टिविटी आप ऑनलाइन करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड जरूर होती है। तो यहाँ हम लोग पहले डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर के बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नेट हम लोग यूज करते हैं, इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ साथ जो हम लोग कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके एटिकेट्स क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ एथिकल इश्यूज को लेकर के। इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ओपन सोर्स की फिलोसॉफी को लेकर, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अपने पास होते हैं तो उसमें दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर अपने पास ओपन सोर्स भी होते हैं। तो आखिर वो क्या है ओपन सोर्स और उसकी फिलोसॉफी क्या है। साथ साथ में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉपीराइट्स को लेकर के और अदर लाइसेंस को लेकर के। तो दोस्तों ये जो दो टॉपिक्स हैं, ये दोनों के दोनों कवर करता है सॉफ्टवेयर और उसके लाइसेंस को। इसी टाइप से हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। इन दिनों में बहुत सारे बार हो सकता है कई बार आपने ये नाम सुना होगा साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम को हम लोग यहाँ पर साइबर लॉ और आईटी एक्ट के साथ साथ हम लोग इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे साइबर लॉ क्या है, आईटी एक्ट क्या है। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करेंगे ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे लैपटॉप हो या किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसको किस तरीके से हम लोग जो है डिस्ट्रॉय करें। तो जो ई वेस्ट है अपने पास में, उसको कैसे हम लोग यहाँ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे हेल्थ कंसर्न को लेकर, क्योंकि जो हम लोग इन दिनों में टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं तो उससे हमारे हेल्थ पर क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके आगे कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग इन दिनों में जो हर जो काम है वो कहीं ना कहीं हम लोग आईटी को यूज करते हुए करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करते हैं। तो यही ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल और डेफिनेशन में लिखा होगा कि वी आर नाउ लिविंग एन एरा कॉल्ड द इंफॉर्मेशन एज। ठीक है, तो हम लोग अभी इन दिनों में जो है इंफॉर्मेशन एज के एरा में रह रहे हैं, where we see that most our activities are technology influence। तो हम लोग जितने भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए करता है। ठीक है, बी इट मेकिंग एन ऑनलाइन पेमेंट। आजकल आप जो पेटीएम या फिर आप जो दूसरे फोन पे वगैरह यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो पेमेंट है आज के टाइम पे मोस्टली हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भी आर्ट या जो इंफॉर्मेशन होती है, इसको हम लोग क्रिएट भी आजकल किसके थ्रू करते हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर के थ्रू। तो क्रिएटिंग और डेवलपमेंट ऑफ आर पीस ऑफ आर्ट। तो हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे जो आर्ट है, हम लोग जो कुछ भी काम करें, कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर को यूज करते हुए करते हैं। चाहे वो आर्टिकल लिखना हो या फोटोग्राफ क्लिक करनी हो, उसको एडिट करना हो या जो कुछ भी आप दूसरी चीजें देखते हैं। वी आर रिच ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं विद द रिच ऑफ टेक्नोलॉजी टू आर डे टू डे लाइफ। हम लोग जो दिन भर जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, देयर हैज बीन अ पैराडिगम शिफ्ट। ठीक है, एंड इट हैज आल्सो रेज स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी, एथिक्स एंड लॉ। तो यहाँ हम लोग जितने भी काम करते हैं कंप्यूटर को यूज करते हुए, उसमें हमारे सामने कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ इश्यूज आते हैं। चाहे वो हम लोग बात कर सकते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी हो सकता है, कुछ एथिक्स को लेकर के हो सकता है और कुछ लॉ को लेकर के भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग इन चीजों को लेकर के ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये है इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट टॉपिक। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक है अबाउट दिस वेरी डोमेन सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, या फिर अपने पास में प्लेगरिज्म है, या साइबर क्राइम है, साइबर लॉ है, ई वेस्ट मैनेजमेंट और ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। डिजिटल फुटप्रिंट है क्या? तो दोस्तों डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो बेसिकली एक टाइप का रिकॉर्ड है, या कह सकते हैं रिकॉर्ड्स एंड ट्रेस। ठीक है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, आपकी जो भी एक्टिविटी कह सकते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए होती है। जैसे कि अगर आप फेसबुक पे जाते हैं, आप किसी को मैसेज करते हैं, तो हो सकता है कि आपने अपनी साइड से उस मैसेज को बाद में डिलीट भी कर दिया हो। आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, आपने अपनी साइड से डिलीट कर दिया हो। आपने जो कुछ भी किसी के साथ चैट करे, चाहे वो आप व्हाट्सएप चैट भी क्यों नहीं करो, तो दोस्तों आपकी जो
चैट होती है, भले ही अगर आप उसको डिलीट भी कर दें, तो कहीं न कहीं दोस्तों वो सेव ज़रूर होती है सर्वर पे, ठीक है? ऐसे मैं बहुत बार एग्ज़ाम्पल्स भी देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जब साइबर क्राइम वाले पकड़ते हैं, तो दोस्तों उनके साथ 2 साल, 4 साल पुरानी जो चैट होती है, उसको भी कहीं न कहीं चेक किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में उनके मोबाइल में सेव नहीं होती, बट फिर भी उनके पास यानी कि साइबर क्राइम वालों के पास में डेटा आ सकता है और आता भी है, ठीक है? ऐसे ही हम कह सकते हैं एज दे यूज द इंटरनेट डिजिटल फुटप्रिंट आर परमानेंटली स्टोर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, यहाँ पर फुटप्रिंट का मतलब हो गया पाँव के निशान। अगर डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब हो गया कि इंटरनेट पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पाँव के निशान रहते हैं, ऐसा उसमें बताया जा रहा है। तो डिजिटल फुटप्रिंट का बेसिक मीनिंग क्या हो गया है कि आप इंटरनेट को यूज करते हुए जब कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे आप किसी को मैसेज करें, चाहे आप लाइक करें, चाहे आप डिसलाइक करें, चाहे कुछ भी करें, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में सेव होता जरूर है, ठीक है? डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल लिव बिहाइंड एज दे यूज द इंटरनेट। जब आप इंटरनेट को यूज करते हो तो आपकी जो भी एक्टिविटीज है उन सभी को ट्रेस किया जाता है, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। योर इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया पे आपके जो इंटरेक्शन है, योर फ्रेंड सर्कल ऑन सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है, साइट्स यू विजिट्स, ऑनलाइन परचेज, लोकेशंस विजिटेड थ्रू फेसबुक, चेक-इन्स एक्सेट्रा आर मेक अप योर डिजिटल फुटप्रिंट। तो आप इनमें से कोई भी काम करें, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड को, आपकी एक्टिविटी को जो है वो सेव करके रखते हैं। अगर हम बात करें तो डिजिटल फुटप्रिंट जो है आर रेफर टू एज डिजिटल टैटूज, ठीक है? तो इसको आप डिजिटल टैटूज भी कह सकते हैं। बेसिकली दोस्तों ये आपके पास दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिवली और दूसरी होती है पैसिवली। एक्टिवली तो क्या है, हमको पता होता है, जबकि पैसिवली भी होती है जो एक्चुअल में हमको पता नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? इंक्लूड्स डेटा दैट यू इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन। जब आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, जब आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, जब आप कोई मैसेज किसी को सेंड कर रहे हैं, जब आप फेसबुक या किसी दूसरी सोशल मीडिया पर आप पोस्ट कर रहे हैं या किसी को आप रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप कमेंट कर रहे हैं, तो ये तो क्या है कि हमको पता है हम क्या किसी को मैसेज भेज रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव, ठीक है? तो एक्टिव में तो क्या है, हमको पता है हम किसी को क्या मैसेज भेजे। जबकि दूसरा क्या आपके पास? पैसिव। तो पैसिव में क्या होता है? गेट क्रिएटेड थ्रू योर डेटा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अनइंटेंशनली कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, जब आप कोई वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, द वेब सर्वर में लॉग योर आईपी एड्रेसेस। जब आप किसी वेबसाइट्स पे जाएंगे, वेब सर्वर्स पे जाएंगे, तो वहां आपका जो आईपी एड्रेस है वो स्टोर कर लिया जाता है, विच आइडेंटिफाइज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपकी आईएसपी को या आपके अप्रोक्सीमेट लोकेशंस को, इन सभी को भी सेव कर लेता है। तो ये सब भी आपके पास क्या पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स है। आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा, कई बार हम लोग फोटोज क्लिक करते हैं, तो आपने जब गूगल फोटोज में जाकर के देखा होगा तो आपको पता ही नहीं होता है, लेकिन वो आपको पूरा एक मैप बना के दिखाता है क्या आप इस जगह पर जा जाकर फोटोज क्लिक करा के आए पिछले 1 साल में, 2 साल में, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती। तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी क्या है, आपके पास पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट का ही एक एग्जाम्पल होता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं इट इज सेफ टू एज्यूम, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों, इट इज सेफ टू एज्यूम दैट एनीथिंग यू डू, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, मे बी देयर परमानेंटली एंड वुड नॉट बी वॉश्ड अवे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन हैं उसको आप कभी भी डिलीट नहीं कर पाए, ठीक है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन डाल रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी परमानेंट रहेगी, ठीक है? डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो लास्ट फॉरएवर्स होता है, मतलब ये इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगी। और दोस्तों कुछ जगह, जैसे अगर अपन बात करें तो कॉलेजेस की जब एडमिशन्स की बात होती है तो वो भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट को चेक करते हैं, या जॉब्स को लेकर के बात करें तो जॉब्स में भी वो चेक जरूर किया जाता है। अगर कॉलेज को लेकर के बात करें तो शायद आपके माइंड में आएगा कि इंडिया में कहाँ इसको चेक किया जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह किया जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में भी जो है वो उसको देखती है। इसी टाइप से जॉब्स वगैरह में देखें तो जैसे लिंक्डइन प्रोफाइल्स वगैरह होती है, वो सब कहीं ना कहीं चेक की जाती है, ठीक है? विल लुक बैक एट देम टू सी यू आर व्हाट यू, ठीक है? तो आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं, आपका एक्चुअल में आपका कंडक्ट कैसा है अपने साथ में, लोगों के साथ में, वो सब कहीं ना कहीं यहाँ पर चेक कर लिया जाता है। ऐसी अगर हम बात करें तो कैसे आप डिजिटल फुटप्रिंट को मैनेज कर सकते हैं? टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट यू कैन फॉलो द गाइडलाइन। क्या क्या है? सबसे पहले तो
नो व्हाट योर डिजिटल फुटप्रिंट इज। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्या है। इट मीन्स आप जब पोस्ट कर रहे हैं, आप जब किसी को मैसेज कर रहे हैं, जब आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, कहीं लाइक डिसलाइक जो भी आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आपकी जो एक्टिविटीज हो रही है इंटरनेट पे और जो जो सेव होगी, तो आपको एक्चुअली में पहले पता भी तो होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप से ई बिहेवियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कुछ मैसेज लिख रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, या पर्टिकुलर कोई फेसबुक का आपका कोई मतलब हो सकता है कि कहीं कोई ना कोई ग्रुप हो, या कोई आपके पास कोई पर्टिकुलर आपके नोन या अननोन लोग हैं जो मैसेजेस डालते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट को यूज करते हुए हमको किस तरीके से रेस्पॉन्स करना चाहिए। हो सकता है कि कई बार हम किसी की बात से एग्री नहीं भी करते हैं, तो भी आप वहां पर यानी कि इंटरनेट के थ्रू आप किसी को ऐसे कुछ मैसेजेस नहीं लिखें। ठीक है, तो कह सकते हैं आपका ई बिहेव रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट क्लीन। आप ऐसा कोई मैसेज नहीं लिखें जिससे कि बाद में आपको दिक्कत हो, और अगर आपने कुछ लिख भी दिया है तो कोशिश करें उसको जल्दी से जल्दी हटा देने की। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। तो आप जानते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ कि कुछ अगर मैं पोस्ट करता हूँ, अगर मैं पब्लिक करता हूँ तो कोई भी देख लेगा, अगर मैं प्राइवेट करता हूँ या विद फ्रेंड्स करता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड लोगों तक जाएगी, और जिनको मैं अपनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वहीं तक जाएगी, और मैं उसको अपने हिसाब से कभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है अलाउ कमेंट मॉडरेशन। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कमेंट चाहते हैं उस पोस्ट पे या नहीं चाहते हैं, उसको आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स उस पर कमेंट कर सके, कौन उसके ऊपर कमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है, वो भी आप यहाँ पर जरूर सेट करें। इसी टाइप से जब आप कहीं भी पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने से पहले आप जरूर देख ले, सोच ले कि आखिर आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इसके थ्रू आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट को क्लीन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों डिजिटल फुटप्रिंट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास नाम आता है वो होता है नेट। नेट यानी कि इंटरनेट है। दूसरा आपके पास है कम्युनिकेशन एटिकेट्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होनी चाहिए, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वर्ड आता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम लोग नेटिकेट। नेटिकेट का मतलब क्या होगा, जिसमें नेट भी होगा और एटिकेट्स भी होंगे। ठीक है, तो नेट यानी इंटरनेट एटिकेट्स क्या क्या होते हैं। इट रेफर्स टू ऑनलाइन मैनर्स व्हाइल यूजिंग इंटरनेट और वर्किंग ऑनलाइन। जब आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, जब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो आपके मैनर्स कैसे रहेंगे, वो आपका नेटिक्यूट यहाँ पर जो है वो नेटिकेट्स कहलाता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि फॉलोइंग लाइंस, ठीक है, जो आपके पास कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग बात करेंगे, जो कि रूल्स हैं, आपको उनको फॉलो जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तो है रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल अब्यूज। आप अगर किसी को, ठीक है, डिसएग्री भी करते हैं किसी की बात से, तो भी दोस्तों आप क्या है, बट नेवर कॉल देम नेम और थ्रेटन देम विद द पर्सनल वायलेंस। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कि अगर आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं और आप किसी की बात से एग्री नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, मैं देखता हूँ। अगर आपने कोई वीडियोस देखा हो तो उसकी कमेंट में जाकर के देखिए, कई बार ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लिखे होते हैं जो बहुत ज्यादा गलत होते हैं। तो हो सकता है कि वो आज मजे ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उनके सामने प्रॉब्लम्स जरूर आ सकती है अगर कहीं कोई कंप्लेंट कर देता है। तो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि साइबर क्राइम क्या होता है, और साइबर क्राइम के साथ साथ हम लोग साइबर लॉ, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर बाय द वे हमारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता है तो हम उसकी रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कि आप किसी को पर्सनली जो है वो किसी को इस टाइप के मैसेजेस धमकी नहीं दे। अगर आप किसी की बात से डिसएग्री भी करते हैं तो कुछ अब्यूजिंग लैंग्वेज वगैरह आप यूज नहीं करें। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास नेवर स्पैम। नेवर स्पैम का मतलब क्या हो गया कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ मैसेज को बार बार जो है वो पोस्ट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरी एक शॉप है, या मैं मान लो ये अपना यूट्यूब चैनल का अगर कोई वीडियो है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं अगर एक बार मैसेज करता हूँ तो ठीक है, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैं पर्सनली किसी को मैसेज कर रहा हूँ, भाई लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये वो, एक बार भेजा, दो बार भेजा, तीन बार भेजा, मैं बार बार वही काम कर रहा हूँ, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा एथिक्स नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग यही बात करें, नेवर स्पैम, दैट इज, ठीक है, तो डो नॉट रिपीटेडली पोस्ट द सेम एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट क्लियरली। आप जो मैसेज कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें स्लैंग जो है उसको यूज नहीं करो, और कंसाइसली आप यहाँ पर मैसेज भेजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, इजीली कोई आपके मैसेज को समझ सके जब आप किसी के साथ इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आप किसी के साथ मैसेज कर रहे हो, ऑलवेज पोस्ट करेक्ट कंटेंट।
ठीक है, इन रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज। तो आपको एक रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज को यूज करते हुए अपने कंटेंट को लिखना चाहिए और भेजना चाहिए। इसी टाइप से कह सकते हैं इन अ डिसीजन फोरम, अगर आप कहीं पे डिस्कशन फॉर्म अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, एक टाइप का डिस्कशन फॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे लोग किसी एक ही टॉपिक पे बात करते हैं, तो आपको भी अपने टॉपिक से जुड़े रहना चाहिए, हमेशा कोई दूसरे टॉपिक पे जाकर के बात नहीं करें। ऐसे ही कह सकते हैं नेवर एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू योर वर्क, किसी को भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपका काम कोई और कर ले। ऐसे डू नॉट पोस्ट कॉपीराइटेड मटेरियल्स, आप कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल्स जो है वो ऑनलाइन नहीं पोस्ट करें, ठीक है, टू विच यू डू नॉट ओन द राइट्स, जिसके राइट्स आपके पास नहीं हो, वो आप यहाँ पर मटेरियल को पोस्ट नहीं करें, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास में जो है वो एथिक्स होते हैं, बेसिकली कहे तो ये नेटिकेट्स आपके पास है जब आप नेट को यूज करते हैं। इसी टाइप से कुछ ईमेल एटिकेट आपके पास ईमेल एटिकेट्स भी होते हैं, जिसको अगर हम बात करें तो कह सकते हैं बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो आप उसमें क्या है कि टू लिखते हैं, सीसी लिखते हैं, आप जानते हैं बीसीसी लिखते हैं, ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें तो कहीं आप मैसेजेस लिखते हैं, ठीक है, वो मैसेज किसको जाना है, और फिर उसके बाद वो मैसेज कंप्लीट कर देने की। अच्छा, इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट भी होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी को कोई फाइल वगैरह भेजना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपके पास अटैचमेंट भी होता है। तो ये सारी की सारी चीजें डालने देने के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि जो मैसेज आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्या हो, एक तो आपके पास में टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो। इसी टाइप से आप वहां पर जो स्पेलिंग है, ग्रामर है, पंक्चुएशन है, उसका यूज प्रॉपर तरीके से करें। इसी टाइप से आपका जो ईमेल है उसका स्ट्रक्चर, उसका जो लेआउट है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इसी टाइप से आप कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करें, केस सेंसिटिविटी का आप ध्यान रखें। ऐसे ही ईमेल के अंदर जो है वो अपने डिस्क्लेमर जो है वो भी आप ऐड करें, और आप एब्रिविएशंस जो है और मोटिवेशन आपके पास जो इमोटिकल्स जो आपके पास होते हैं उसको आप थोड़ा केयरफुली यूज करें। इमोजी वगैरह कर रहे हैं तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए करें। ऐसे ही जब आप किसी के साथ मैसेज भेज रहे, किसी को अगर आप ईमेल करें तो उसकी जेंडर को, उसकी एज को ध्यान में रखते हुए अपने मैसेज किसी के साथ शेयर करें, अपनी ईमेल किसी को शेयर करें। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, जब हम लोग इंटरनेट को यूज करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं। उसमें से एक इशू अपने पास में यहाँ एथिकल इश्यूज को लेकर के भी है। तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज हो सकते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इन दिनों में आप लोग जो कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, आईटी के थ्रू करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हुए करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि इन दिनों में हम लोग जो जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास एक इंफॉर्मेशन एरा होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक आ सकता है दोस्तों, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या हो गया कि मैं एक सपोज की कुछ नोट्स बनाता हूँ, ठीक है, नाम मेरा चल रहा था नोट्स के अकॉर्डिंग, और वो नोट्स मैंने किसी के साथ शेयर किया, उसने क्या करा, मेरा नाम हटाया और अपना नाम चिपकाया और आगे उसको एज इट इज निकाल दिया। तो दोस्तों मेहनत तो करी मैंने, लेकिन उसका मिसयूज कोई या उसका यूज कोई और कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अपने पास एक एथिकल इश्यूज हो जाता है। इसी टाइप से हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि हमारी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग थ्रू इंटरनेट क्रिएट करते हैं, यानी कि डिजिटल जो प्रॉपर्टी हमारी होती है उसके कुछ राइट्स भी होते हैं। तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। और ऐसी दोस्तों अपने पास यहाँ पर एक और नाम आता है, दैट इज प्लेगरिज्म। तो ये आखिर है क्या, इन सभी को हम लोग एक एक करके यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के, ये आखिर है क्या। तो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन मेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाती है। एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएट विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, एंड इज इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। एक कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। मैं अगर छोटी सी बात करता हूँ तो लाइक मैंने अपनी एक पीपीटी बनाई, इस पीपीटी को बनाने के लिए मेरे को कितनी सारी चीज़ों को देखना पड़ा, कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से डेटा लेना पड़ा, कुछ कंटेंट मैंने अपने हिसाब से किए, कुछ इधर उधर से मैंने लिए। तो कहीं ना कहीं जो है एक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने में मैंने अपना बहुत सारा एफर्ट्स लगाया, उसके लिए मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, ठीक है। अब होता क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो बेसिकली अगर इसको बात करूँ, ये हम लोग जब क्रिएट करते तो इसके लिए क्या है कि यहाँ से किसी ने लिया, यहाँ से उसने अपना, यहाँ से हो सकता है मेरा लोगो हटाया
और अपना लोगो लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको आगे पोस्ट कर दिया। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी ऐसा होता है कि अगर आपने एक किसी का वीडियो लिया, आपने उसको डाउनलोड किया और फिर अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया, तो कई बार कॉपीराइट्स आ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक्चुअल में बनाया तो किसी और ने है, आप उसको सिंपल सा डाउनलोड करके फिर से अपलोड कर दोगे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन को तो लॉस जरूर होगा ही होगा। इसलिए यहाँ पर अभी आगे हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स को लेकर के बात भी करेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? आर द राइट्स, आपको राइट मिला है ऑफ द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू, कह सकते हैं जिसने वो इन्फॉर्मेशन डिसाइड किया, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज। ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है वो कितनी आप एक्सचेंज करेंगे, कितना आप उसको शेयर करेंगे या कितना आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। ऑल्सो इट गिव्स द ओनर राइट्स टू डिसाइड द प्राइस फॉर डूइंग। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप ले रहे हैं, या कह सकते हैं किसी की भी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, तो वो डिसाइड कर सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन या ये जो भी मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसको मैं बेचता हूँ, कितने में बेचूंगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या उसकी प्राइस होगी एक्सचेंज करने के लिए, शेयर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो उसका जो ऑनर है वो ही डिसाइड करता है, उसी के पास ये राइट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जगह ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो ऑनलाइन क्लासेस की जो वीडियो आपको तभी मिलेंगे जब आप उसको कुछ अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि उनकी खुद की मेहनत से उन्होंने अपने वो वीडियोस बनाए होते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं द क्रिएटर, ये जो प्रोड्यूसर होता है उस इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए, वो एक्चुअल में उसका रियल ओनर होता है। ठीक है, एंड द ओनर हैज एवरी राइट्स टू प्रोटेक्ट, वो अपने जो भी उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के राइट भी उसी के पास होते हैं। टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वन कैन गेट इंफॉर्मेशन कॉपीराइटेड और पेटेंटेड और ट्रेडमार्क। तो जब आपने देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने देखी होगी या कुछ नोट्स आपने देखे होंगे दोस्तों, किसी कंपनी का यहाँ पर नाम लिखा है, ऊपर क्या लिखा होता है यहाँ पर TM। ठीक है, TM का मतलब क्या हो गया, ये ट्रेडमार्क है। आपने देखा होगा कुछ आइटम्स होते हैं उसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है C का मतलब क्या है, कॉपीराइटेड है आपके पास। या अगर हम कह सकते हैं कुछ साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अपना कुछ नया कुछ क्रिएट करते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी को वो लोग फिर क्या करते हैं, पेटेंट कराते हैं। तो पेटेंटेड जो है वो क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट क्या है, ऑलमोस्ट दोस्तों सब आपको एक जैसे ही लगते होंगे, लेकिन फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट को लेकर के। कॉपीराइट आखिर है क्या है? अब कॉपीराइट इज अ कलेक्शन ऑफ राइट्स। इसमें क्या है, आपको कह सकते हैं कि खूब सारे अलग अलग टाइप के राइट्स मिलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वेस्टेड टू समवन हु हैज क्रिएटेड एन ओरिजिनल वर्क। जो भी कोई भी पर्सन जो उसका ओरिजिनल वर्क करता है उसको कॉपीराइट के कह सकते हैं, कॉपीराइट उसको मिल जाता है। ठीक है, द कॉपीराइट ओनर हैज द ऑथोरिटी टू कीप और टू ट्रांसफर द राइट्स टू यूज डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअली टू वन और मोर पीपल। तो अगर दोस्तों जैसे कि सपोज ये नोट्स मैंने बनाए, ठीक है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि नोट्स या मेरे जो वीडियोस हैं वो कौन कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है। अगर हो सकता है कॉपीराइट के भी आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जैसे चैनल पे आते हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो किसी पे कॉपीराइट लगा सकता हूँ, अदरवाइज मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन किसी को मिल रही है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ आपको कॉपीराइट मिल जाता है। कॉपीराइट का बेसिक मतलब आपको एक हक मिला है, आपको अधिकार मिला है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करी है वो आपका मालिकाना हक है, और अगर आप चाहें तो वो किसी और को दें, आप चाहें तो ना दें। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास होता है। ठीक है, और टू ट्रांसफर देम कलेक्टिवली टू वन और मोर पीपल। तो आप चाहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहें तो आप दे सकते हैं, और आप चाहते नहीं देना तो आप भले ना भी दे। ठीक है, इसी टाइप से कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट अगर हम बात करें, ये क्या होता है, व्हेन समवन यूज अ कॉपीराइट मटेरियल विदाउट परमिशन। अगर सपोज कि मैं अपना एक वीडियो बनाता हूँ और मेरे से बिना पूछे अगर किसी ने, ठीक है, किसी ने मेरे से बिना पूछे, बिना मेरी परमिशन के अगर दोस्तों उस कंटेंट को, उस वीडियो को, उस कह सकते हैं नोट्स को या उस इमेज को या किसी को भी अगर आपने यूज करता, कोई भी पर्सन अगर यूज करता है, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। ठीक है, इन्फ्रिंगमेंट का मतलब क्या हो गया है कि कॉपीराइट जो है, जो कंटेंट जो है वो मेरे थे, लेकिन अगर कोई पर्सन को उसको लेता है तो मैं कहूँगा ये कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट है। ठीक है, कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट क्या है, इज द यूज और प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइटेड होल्डर। तो आपने किसी के बिना परमिशन के अगर उसका कंटेंट यूज किया है तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट कहलाएगा। अब अपन दूसरी बात कर रहे थे दोस्तों, वो था अपने पास पेटेंट। पेटेंट क्या था, तो इसका क्या होता है, पेटेंट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स टू द इन्वेंटर। तो जो इन्वेंटर है,
ठीक है, वो उसको कोई भी चीज़ अगर बनाता है, कुछ इन्वेंट करता है, तो गवर्नमेंट को जाके बताएगा और गवर्नमेंट फिर उसके जो भी उसने इन्वेंट किया है उसको वो एक एक्सक्लूसिवली राइट्स मिलेंगे, यानी कि उसको पेटेंट करके देंगे। ठीक है, पेटेंट्स गिव द होल्डर अ राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, सेलिंग, यूजिंग और इम्पोर्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये हर टाइप के जो राइट्स है वो फिर हमको मिल जाते हैं अगर हम अपने इन्वेंशन को या जो भी है, अगर आपने कुछ नया क्रिएट किया है तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट। इसी टाइप से एक और नाम आता है दोस्तों, वो अपने पास आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क इज अ वर्ड, फ्रेज, सिंबल्स, साउंड्स, कलर एंड और डिजाइन, ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज एंड डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट। अगर आप देखें पार्ले जी बिस्किट का एक कह सकते हैं कि एक फिक्स कलर है, उसके ऊपर जो एक फोटो बनी है उसका लोगो बना है, सब चीज़ें दोस्तों फिक्स है। ऐसी अगर आप एडवर्टाइज देखें, जैसे कि अगर अपन बात करें पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये जो एक लाइन है, ठीक है, तो ये कह सकते हैं एक टाइप के फ्रेज उसमें यूज़ किया गया है या कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है, कोई म्यूजिक है, बैकग्राउंड साउंड है, कोई कलर है, स्पेसिफिक कलर है, ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं, अगर आप उनको यूज़ कर लेते हैं, कोई भी पर्सन यूज़ करता है, उस डिज़ाइन को यूज़ करता है जो कि कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे, ये क्या है, हम लोग चाहते हैं कि वो कोई यूज़ नहीं करे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क करा देना। जैसे मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, जैसे डोमिनोज है, तो इनके लोगोज आपने देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि ये सब कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क करा के रखते हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप देखें उसके ऊपर कहीं ना कहीं टीएम जरूर लिखा होता है। ट्रेडमार्क अलग होता है, कॉपीराइट आपके पास अलग होता है, ठीक है, तो एक कॉपीराइट है, एक ट्रेडमार्क है आपके पास, और एक मैंने बताया था आपको पेटेंट, ठीक है। कुल मिलाकर के 3 अपने पास टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ठीक है, तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हो गया आपके पास, कि इसको आप और भी कह सकते हैं डिजिटल एसेट्स। देखिए, इससे पहले हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, तो मैंने अपने दिमाग को यूज करते हुए अपने नोट्स बनाया, अपनी वीडियोस बनाया, अपने कंटेंट बनाया, अपनी कोई थ्योरी लिखी, कुछ भी अगर मैं करता हूँ वो सब क्या है, मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। और अगर दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को या जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं कहीं ना कहीं उसको कंप्यूटर में सेव करके रखना चाहता हूँ, चाहे वो लिए मैंने फोटो क्लिक करी हो, या मैंने कुछ ड्रॉ किया हो, या मैंने अपने नोट्स बनाए हो, कोई वीडियो बनाया हो, कुछ एडिटिंग करी हो, कुछ भी अगर काम करता हूँ, तो वो सब दोस्तों उसके ऊपर भी मालिकाना हक अब मेरा है। तो अगर मेरा है तो मैं कह सकता हूँ इस पर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो मेरे हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या हो गया, कि जो भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं, ठीक है, रेफर टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू और क्रिएटेड बाय यू, अगर आपने बनाया है या वो आपसे रिलेटेड है, दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में है। जैसे अगर मैं कहता हूँ तो मैंने कुछ नोट्स बनाए, ठीक है, मैंने कोई पोस्टर बनाया, या मैं कहीं कोई लोगो बनाता हूँ, मैं कोई म्यूजिक बनाता हूँ, मैं कोई साउंड बनाता हूँ, मैं कोई सॉन्ग बनाता हूँ, कुछ भी अगर मैं कंप्यूटर को यूज़ करते हुए डिजिटल फॉर्म में बनाता हूँ, ठीक है, और आइदर ऑनलाइन और कह सकते हैं ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, चाहे उसको मैंने पेन ड्राइव में डाल के रखा है, हार्ड डिस्क में डाल के रखा है, कहीं पर भी उसको सेव करके रखा है, तो दोस्तों उस पे मालिकाना हक फिर मेरा होगा, क्योंकि वो मैंने क्रिएट किया है इस तरीके से, ठीक है। तो कह सकते हैं ऑल ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टी कंप्राइजेस व्हाट इज नोन एज योर डिजिटल एस्टेट्स, ठीक है, तो आपके वो क्या कराएंगे, डिजिटल एस्टेट्स कहलाएंगे। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है, तो कह सकते हैं इंक्लूड एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, जो भी आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो आपका ईमेल अकाउंट हो, चाहे वो किसी वेबसाइट्स पे आपका अकाउंट हो, चाहे वो कैनवा का हो, चाहे किसी का भी हो। लाइक मैं कैनवा का अगर मेरे से नाम निकला है तो दोस्तों उसको मैंने क्या लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मेरा एक अकाउंट बन गया। अब उसके अंदर मेरी जो क्रिएटिविटी है, जो मैं अपने पोस्टर्स या थंबनेल या कुछ भी अगर मैं बनाता हूँ, तो दोस्तों फिर उसके ऊपर मालिकाना हक अब मेरा हो जाएगा। या अगर मैं बात करता हूँ, मैं कोई ईमेल बनाता हूँ, ठीक है, सच एज ईमेल, अगर कोई ईमेल अकाउंट है तो उस ईमेल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरी है। इसी टाइप से कम्युनिकेशंस अगर मैं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया को यूज़ करता हूँ, या फिर मैं कोई शॉपिंग कर रहा हूँ, या फोटोज़ है, वीडियो शेयरिंग है, गेमिंग्स है, या स्टोरेज है, या वेबसाइट्स है, या ब्लॉग्स है, ये सभी के सभी दोस्तों क्या होंगे, यहाँ कहीं ना कहीं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और इसको मैनेज हमको ये करना होता है। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, डिजिटल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो क्या है कि वो हो सकता है वो नोट्स आपने कहीं पेपर में भी लिखे हो, और डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो फिर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होंगी, डिजिटल फॉर्म में होंगी। इसी टाइप से डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या है कि कुछ थ्रेड्स आपके सामने, कुछ चेतावनी आपके सामने होती है। सबसे पहले तो है डिजिटल सॉफ्टवेयर जो आपके पास होते हैं, ठीक है,
उनको कोई भी जो है वो पेनिट्रेशन टूल को यूज कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, कुछ क्रैकर्स होते हैं। क्रैकर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना, जो कुछ लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या है कि आपको कुछ ना कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है। तो क्रैकर्स क्या करते हैं कि ऐसी कुछ कीज जनरेट कर देते हैं जिसके थ्रू वो अब बाईपास कर दी जाती है सिक्योरिटी को, मतलब वो आपके सामने स्क्रीन आएगी ही नहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं डिजिटल सॉफ्टवेयर जो अपने पास में पेनिट्रेशन टूल्स होते हैं सच एज क्रैक्स एंड की जनरेशन जो जनरेट करते हैं, टूल्स क्रिएटेड बाय हैकर्स, ठीक है, किसके लिए, टू पेनिट्रेट योर सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड अनेबल अनऑथोराइज्ड यूजर टू फ्रीली एक्सेस योर सॉफ्टवेयर विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर इट। अगर बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर के, एक्सेल को लेकर के, पावर पॉइंट को लेकर के, तो ये सब आपको खरीदना पड़ता है। अगर आप बाय द वे नहीं खरीदते तो आप उसका क्रैक वर्जन लेते हैं, और जो क्रैक वर्जन अपने पास आया है तो कहीं ना कहीं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को नुकसान जरूर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसी कुछ कंपनीज है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, उन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखें तो दोस्तों उनकी डिजिटल प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत पैसा खर्च करके वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा, और उसको कोई भी फ्री में यूज कर रहा है बिना उनकी परमिशन के भी। इसी टाइप से एक और आपके सामने यहाँ पर थ्रेट है, दैट इज कह सकते हैं स्टीलिंग एंड प्लेगरिजिंग कोड्स फॉर योर डिजिटल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उनके सोर्स कोड को दोस्तों कोई भी यूज कर सकता है या यूज कर लेता है, और बेसिकली वो अपना एक नया वर्जन बना देते हैं, और फिर उसको वो कम पैसों में या किसी कह सकते हैं फ्री में या कैसे भी करके वो आगे किसी को दे देते हैं। तो क्या होता है कि सपोज कि मैं एक कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, हो सकता है मेरा कोई कलीग या हो सकता है कि कोई और पर्सन जो मेरे किसी भी तरीके से मेरे उस सॉफ्टवेयर के कोड को ले लेता है, और उसके कोड को फिर वो हो सकता है कि अपना नाम डाल करके किसी को बेच रहा है या जो कुछ भी काम आगे वो कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं डिजिटल प्रॉपर्टी के लिए एक थ्रेट हो जाता है। इसी टाइप से हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करें। तो प्रोटेक्ट करने के बहुत सारे टूल्स है। सबसे पहले तो एंटी टेम्पर सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा कोड है, जो मेरा कंटेंट है, अगर कोई उसको यूज करे तो दोस्तों वो यूज कर ही नहीं पाए। एक टाइप से इनक्रिप्टेड डेटा अगर मैं उसको करके रख देता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि हैकर्स अगर उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग जो टूल है वो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोड अगर कोई देख भी लेगा तो उसको एक्चुअल में समझ में नहीं आने वाला है, और वो फिर उसके ऊपर आगे कुछ काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देयर आर मैनी एंटी टेम्पर सॉल्यूशन अवेलेबल टुडे विच एंश्योर दैट योर डिजिटल प्रॉपर्टी इज टेम्पर्ड प्रूफ, ठीक है, तो उसको कोई भी यूज या उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। दिस एंटी टेम्पर सॉल्यूशन यूज अ होस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट हैकर्स, जो कि हमको हैकर्स से बचाता है, फ्रॉम हैकिंग होने से बचाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यही वो कुछ टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जिसको यूज कर सकते हैं, लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग और मैनिपुलेटिंग योर डिजिटल प्रॉपर्टीज सच एज यूटिलिटी टूल्स, सॉफ्टवेयर्स, एप्स, वीडियो गेम्स, इन सभी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ लीगल क्लॉजेस भी होते हैं। यू मस्ट इंक्लूड अ ट्रांसपेरेंट क्लॉज इन योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल जब करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टिक करना होता है, उसके बाद हम इस यहाँ पर ओके या एग्री या इस टाइप के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस कराते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि लीगल क्लॉज भी वहाँ बताए गए हैं कि आप इसको डाउनलोड कर रहे हैं, आप इसको यूज करें, आप इसको आगे किसी को नहीं दे सकते, जो कुछ भी आप उसमें डालना चाहते हैं वो सब उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही होता है लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। तो आप जो है कह सकते हैं कि कुछ ट्रस्टेड लोगों के साथ ही उनको शेयर करें। बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, वहाँ पर सॉफ्टवेयर को लेकर के बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, चाहे वो आपके कोई भी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, चाहे वो आपकी गूगल ड्राइव की फोटोज हो या आपके पर्सनल नोट्स हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी को प्रोटेक्ट हमको करना ही पड़ेगा और करना चाहिए भी, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास एक वर्ड आता है दैट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब क्या हो जाता है आपके पास में, तो इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क विदाउट साइटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे ये पर्सन है कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रही है लड़की, वो पीछे से इसका जो भी आइडिया है वो सब चुरा करके लेके जा रही है, और उसके बाद वो दूसरों को ये बता देगी कि ये आइडिया तो मेरा था, इस टाइप से। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग किसी दूसरे के काम को लेते हैं
और ये लोग दूसरों लोगों को जाकर के हम लोग ये बताते कि ये काम तो हमारा है, हम उसको उसका जो है क्रेडिट किसी को नहीं देते। तो क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाउ नॉट टू प्लेगराइज, इसका मतलब क्या है कि कैसे वो प्लेगराइज नहीं होगा। जैसे ये लड़की जो है वो दोस्तों कहीं कुछ नोट्स बना रही है और पास वाला उसकी कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ये बताना जरूर चाहिए कि मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो कहाँ से लिखी है, किस जगह से लिखी है। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स आप देखते होंगे, तो उसमें ये कहीं जरूर लिखा होता है, नीचे मेंशन किया जाता है कि ये हमने इस वेबसाइट से लिया है, ये सोर्स हमने इस अलग पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो कह सकते हो टू अवॉइड प्लेगरिज्म यू मस्ट गिव क्रेडिट whenever you use another person's idea, opinion, theory। अगर आप किसी की ले रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा ऐसी और भी चीजें कह सकते हैं, जैसे कि कोई कोटेशंस हैं किसी पर्सन का, ठीक है, वो वर्ड्स अगर किसी ने कहे हैं, किसी ने लिखे हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। इसी टाइप से कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि जो वही है कि दूसरे लोगों के जो वर्ड्स, स्पोकन जो भी वर्ड्स हैं, उन सभी को भी आपको ये जरूर बताना चाहिए कि ये वर्ड पर्टिकुलर है किसके। तो जनरली कोटेशंस अगर आप देखते हैं आपके स्कूल्स में कहीं लगे हैं, तो उसके नीचे नाम जरूर लिखा होता है कि ये इस पर्सन का वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 3 टर्म्स या 3 वर्ड्स जो है वो यूज कर लिए। पहला क्या था, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स था। इससे पहले हमने देखा था यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, और फिर हमने यहाँ डिस्कस कर लिया प्लेगरिज्म, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स आपको शायद समझ में आ गए होंगे, और ये तीनों वर्ड दोस्तों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आखिर क्या होता है, और जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं दोस्तों, तो वो जो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस होते हैं वो आखिर क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या होती है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्लास 12 आईपी, या फिर अगर मैं कहूँ तो सीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि आखिर सॉफ्टवेयर हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लेकर के बात करें तो सॉफ्टवेयर के लाइसेंस वगैरह ये सब कुछ जानना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आता है आपके पास, ओपन सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोड, यानी कि सोर्स कोड हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जब आप अपने पाइथन लैंग्वेज में अपने कुछ कोड लिखते हैं। जैसे अगर आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो आपने यूज किए होंगे, उसमें अगर आपने कहीं पर एक भी अगर दोस्तों प्रोग्राम बनाया है, तो उसके लिए आपने पाइथन में कुछ कोड लिखा है। वो जो कोड आपका होता है, वो फाइल जिसमें आपने अपना कोड लिखा है, उस कोड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सोर्स कोड। और जैसे अगर हम बात करें किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में, कि बहुत सारे लोग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जब दोस्तों वो अपना सोर्स कोड बनाते हैं, यानी कि जब वो अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी अगर वो किसी को देते हैं, तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कि अगर कोई सॉफ्टवेयर जिसका कोड भी आपको मिलता है, जिसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है, तो उस सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। दोस्तों ये हो सकता है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके लिए कंपनी आपसे चार्ज भी ले, यानी कि उसके लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज जो होती है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल करवाती है। अगर मैं बात करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को लेकर के, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके मोस्टली सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आपको परचेज करने पड़ते हैं, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तब आप इनको यूज करते हो। जबकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ VLC प्लेयर, आपने फ्री में डाउनलोड किया, आप यूज कर रहे हैं। आपने गूगल क्रोम, तो दोस्तों फ्री में डाउनलोड किया, आप उसके लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ आपने पे नहीं किया है, लेकिन आपको उसका सोर्स कोड भी नहीं मिला है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ लिब्रे ऑफिस को लेकर के, तो उसमें राइटर है, कैल्क है, तो ये सब क्या है आपके पास में फ्री सॉफ्टवेयर है, आपने फ्री में इसको डाउनलोड कर लिया। लाइनक्स के बारे में आपने कभी नाम सुना होगा, तो लाइनक्स क्या होगा दोस्तों, लाइनक्स आपके पास में एक फ्रीवेयर और साथ साथ में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहाँ हम लोग क्या बात करें कि ओपन सोर्स का मतलब क्या हो गया, इसी टाइप से हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को आगे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ओपन सोर्स की अपने पास फिलोसॉफी क्या होती है। तो हम लोग कह सकते हैं ब्रॉडली द टर्म ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होगी, इज यूज्ड टू रेफर टू दोज कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम हुज लाइसेंस डू नॉट इम्पोज मच कंडीशन, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको कहते हैं फ्री में आप उसको ले सकते हैं, या हो सकता है मॉडिफाई की आपको परमिशन दे दे, या ऐसे बहुत सारे परमिशंस आपको देता है, मतलब उसमें कंडीशंस ज्यादा नहीं होती है। सच सॉफ्टवेयर जनरली गिव यूजर फ्रीडम टू रन और यूज, वो कहते हैं कि आप चाहें तो आप इसको फ्री के अंदर है ना
आपको हो सकता है फ्री में भी और हो सकता है पेमेंट के थ्रू भी, मोस्टली फ्री होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कहा जाए कि आप इसको जो है वो फ्रीडम है आपको, आप इसको यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पज, ठीक है, टू स्टडी एंड मॉडिफाई, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द प्रोग्राम एंड टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी ऑफ इधर द ओरिजिनल और मॉडिफाइड प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करें, आप उस सॉफ्टवेयर के, क्योंकि आपको कोड मिला है तो आप उसकी कोडिंग को समझ सकते हैं कि आखिर उसमें क्या कोडिंग लिखी है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर बना है। आप दोस्तों उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का चेंजेस अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं। आप उसको ओरिजिनल उसकी कॉपी या फिर आपने जो चेंजेस किए हैं उस कॉपी को, यानी कि जो आपका ओरिजिनल है, ये जो मॉडिफाइड वर्जन है, उसको आप आगे वापस रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जब ओपन सोर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा सोर्स कोड है, इसका मतलब हमारी जो कोडिंग है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो ये जो भी आपकी कोडिंग होती है जिसमें आप कुछ लिखते हैं दोस्तों, ये पूरी की पूरी फाइल हम लोग देते हैं अपने यूजर को। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स। ऐसे हम बात कर सकते हैं, देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मे बी रेफर्ड टू एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप की कैटेगरीज होगी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आती है। ठीक है, आगे बात करने से पहले हम लोग पहले दो वर्ड को समझ लेते हैं। एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, फ्री सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। जबकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, इस टाइप के सॉफ्टवेयर को, ठीक है, हम लोग क्या बात करें, जिसका सोर्स कोड भी आपको मिलता है। तो जनरली क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है दोनों एक ही है। हो सकता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर आप देखें, जैसे अगर हम लोग जब बात करते हैं लाइनक्स को लेकर के, तो वो फ्री अवेलेबल है और साथ में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। पाइथन की बात करें तो वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री आपके सामने अवेलेबल होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स हो, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री अवेलेबल हो। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या है, पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर फ्री सॉफ्टवेयर को लेकर के। सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल, आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, आपने लिया, डाउनलोड किया, यूज किया, फ्री में, कोई इशू नहीं। कैन बी फ्रीली यूज्ड, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय ऑल हु विश टू डू सो। ठीक है, तो फ्री सॉफ्टवेयर जो आपको मिला है, आप उसको ले सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए आपको उसको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो नो पेमेंट आर नीडेड टू बी मेड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लेकर के, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज्ड। ये भी जो है वो मोस्टली दोस्तों फ्रीली आपके पास अवेलेबल होता है इन टर्म ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस मॉडल अराउंड द सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको मिलता है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और वो आप उसको यूज कर सकते हैं। आप यूज करने के साथ साथ मॉडिफाई कर सकते हैं और आप उसके अंदर और भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। अब देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ओपन सोर्स मिला है तो क्या मिलेगा आपको, उसका सोर्स कोड। ठीक है, आपने उसका सोर्स कोड लिया, सोर्स कोड लेके आप चेंज कर सकते हैं, उसमें चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये फ्री में मिले। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मोस्टली आपको फ्री में मिलता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इट डज नॉट हैव टू बी फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, हियर द कंपनीज कंस्ट्रक्टिंग द बिजनेस मॉडल अराउंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में रिसीव पेमेंट। हो सकता है कि वो कंपनी आपसे जो ओपन सोर्स की कैटेगरी को यूज करते हुए आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, वो आपको सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल करा रहा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, बट वो आपसे पैसा ले सकता है। किसके नाम पर, आगे कंटिन्यू सपोर्ट करता रहेगा, फर्दर कुछ डेवलपमेंट करना है उसके नाम पर ही आपसे कुछ चार्जेस ले सकता है। ऐसे ही बात करते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नो हियर, इट इज दैट कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, द सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल टू द कस्टमर। ठीक है, तो मोस्टली जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसमें सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन वो कई बार मॉडिफिकेशन के नाम पर आपसे चार्जेस ले लेता है। लेकिन हर सॉफ्टवेयर नहीं, कोई से हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इज released through a specific kind of license that makes its source code legally available to end user। मतलब आप जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो जो एक स्पेसिफिक आपके लिए
एक लाइसेंस जनरेट किया जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें ये कहा जाता है कि लीगली आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का हक है, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है। ठीक है, तो आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, फ्री में मॉडिफाई कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर लाइसेंस जो है वो क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन फॉर द यूज एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सब कुछ लिखा हुआ आपके पास होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होता है। इसी टाइप से हम बात करते हैं कुछ फिलोसॉफी को लेकर के, ओपन सोर्स को लेकर के। तो ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू द सोर्स कोड। इसका मतलब केवल यही नहीं है कि आपको सोर्स कोड मिल गया है। जब आप बात करते हैं ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स अपने आप में दोस्तों एक कह सकते हैं बहुत सारे उसके अंदर जो है कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक और अपने पास जो रहता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वो तो ये है कि आपको सोर्स कोड मिलता है, लेकिन सोर्स कोड के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे फ्रीडम्स मिलते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओपन सोर्स डज नॉट जस्ट मीन एक्सेस टू सोर्स कोड, द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कैटेगरी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको सोर्स कोड दे दिया मतलब ओपन सोर्स हो गया, नहीं, इसमें और भी चीजें हैं। क्या है, एक तो बोलता है फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर कोई कंपनी आपको सॉफ्टवेयर देती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको देती है, तो आपको बिल्कुल परमिशन होती है कि उस सॉफ्टवेयर को आप आगे भी किसी को दे सकते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीडम आपके पास होता है। दूसरा, ये जो हम लोग बात कर ही रहे हैं कि आपको सोर्स कोड भी दिया जाता है, तो सोर्स कोड यानी कि आपको उसकी प्रोग्रामिंग जो उसकी कोडिंग है वो आपको दी जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डिराइव्ड वर्क, मतलब आपको कहा जा सकता है कि अगर आप चाहें तो उस सोर्स कोड को यूज करते हुए अब आप उसमें कुछ और भी काम कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। वो जो है डिराइव्ड वर्क है, इसका मतलब है कि आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्रीडम है। इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस, तो आप उसका जो लाइसेंस होता है आप उसको आगे और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइसेंस जो होता है मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू अ प्रोटोकॉल, जिसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स नहीं हो सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्रीडम होगी यूज करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, मॉडिफाई करने की, रीडिस्ट्रीब्यूट करने की, हर तरीके से। फिर हम लोग कह सकते हैं द लाइसेंस मस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर। तो दूसरे सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, ये ऐसा रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं है। जैसे कि मान लो कि मैं बात करता हूँ एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा नहीं कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपके कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर, अगर मुझे चलाना है लिब्रे ऑफिस का राइटर या कैल्क, तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं कि उसके लिए केवल आपको विंडोज चाहिए। आप लाइनक्स पे चलाना चाहते हैं, आप मैक पे चलाना चाहते हैं, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक स्पेसिफिक जो है सॉफ्टवेयर यूज कर, तो द लाइसेंस मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट अदर सॉफ्टवेयर, दूसरे सॉफ्टवेयर को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा और इस सॉफ्टवेयर को भी दूसरे पर्टिकुलर पे चलाने के लिए आपको नहीं कहेगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं कहेगा। ठीक है, ऐसी इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर्स सोर्स कोड, यानी कि आपको कहा जाता है कि जो ऑथर ने जो सोर्स कोड बनाया है, आप चाहे तो उसके अंदर चेंज करके एक नया वर्जन बना सकते हैं और फिर वो नया वर्जन अगर आप चाहें तो आगे किसी को बेच भी सकते हैं। अगर आप बेचना चाहें तो, किसी को देना चाहें तो, हर तरीके की आपको फ्रीडम होती है। इसी टाइप से नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर पर्सन के से रिलेटेड ये नहीं होना चाहिए। इसी टाइप से नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फील्ड ऑफ एंडेवर। ठीक है, इसी टाइप से द लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किसी भी टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये काम करे। लाइक मैं जो कह रहा था कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी ये चल सकता है। इसी टाइप से अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। एक डेफिनेशन आती है आपके पास दोस्तों ओएसएस। ओएसएस क्या आपने अभी जस्ट डिस्कस किया है, वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, रेफर टू सॉफ्टवेयर दैट इज रिलीज्ड विद द लाइसेंस। बेसिकली आपको एक लाइसेंस मिलता है जो आपको ये कहता है कि अलाउज एनीवन टू व्यू, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सोर्स कोड। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। एक है एग्जांपल ऑफ ओएसएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके वो कौन से, तो लाइनक्स है, FreeBSD ऐसे सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपके मोबाइल में आपके पास iOS होता है या एंड्रॉयड होता है, ऐसे ही आपके कंप्यूटर में भी आपके पास है। जैसे आपने विंडोज परचेज किया होता है या हो सकता है पायरेटेड वर्जन यूज करते हो।
लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिलते हैं, जिसमें से एक कॉमन है लाइसेंस, यहाँ पर लाइनक्स, ठीक है। इसी टाइप से कुछ वेब सर्वर्स आप देखते हैं, तो वेब सर्वर है आपके पास अपाचे, बेसिकली HTTP सर्वर देता है आपको। ऐसे ही दूसरे और भी हो सकते हैं। डेटाबेस की बात करें तो MySQL है, फ्री आपको अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स है, ठीक है। तो PostgreSQL भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पाइथन है, रूबी है, ये सब आपके पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस है, जिसके अंदर अपने पास राइटर है, कैल्क है, या फिर इम्प्रेस, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे GAMP है, ब्लेंडर है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके पास हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों FLOSS यानी कि फ्लॉस। तो ये क्या है? फ्लॉस आखिर है क्या? तो देखिए, एक तो था, मैंने आपसे कहा था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हो सकता है कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो आपको सपोर्ट करते हुए वो कोई चार्ज आपसे लिया जा सकता है। तो ये जो आपके पास FLOSS होता है, यानी ये क्या है? फ्री है, यानी कि लाइबर है, या लाइबर भी कहते हैं इसको हम लोग, और लिब्रे भी कहते हैं। इसका मतलब होता है आपको बिल्कुल फ्रीडम है। तो फ्री सॉफ्टवेयर है आपके पास और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये कॉम्बिनेशन से आपके पास दो चीज का, इट कंबाइंस टू ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। क्या क्या है? एक तो फ्री सॉफ्टवेयर और दूसरा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, विच वाइल सिमिलर एम्फेसिस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रीडम एंड डेवलपमेंट। तो आपने एक तो फ्री में डाउनलोड किया इसको, और फिर आप इसका एक नया वर्जन बना रहे, बिल्कुल वैसी जैसे OSS में कर रहे थे। लेकिन OSS में शायद आपको पे करना पड़ सकता है शायद, लेकिन फ्री वाला जो है आपको इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। इसी टाइप से हम एक और यहाँ बात करते हैं, डेफिनेशन है यहाँ पर FSF का मतलब क्या? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बेसिकली जैसे हम बात करें कि अलग अलग आपके पास में जो है कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल करने की परमिशन। देखिए होता क्या है, एक एक जो कह सकते हैं कि ऐसा आपके पास कम्युनिटी है जो ये कहती है कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत खर्चा लगता है। उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को सैलरी देनी होती है, मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग होती है, बिल्डिंग्स है, दूसरे बहुत सारे खर्चे होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, दूसरे इक्विपमेंट और दूसरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ये सब हम लोग वापस रिकवर कहाँ से करेंगे? जब हम वो सॉफ्टवेयर बेचेंगे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो आपको सॉफ्टवेयर बेचता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो ये कहते हैं कि यार सॉफ्टवेयर के बेसिकली जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को यूज करने का हक हम सबका है। हमने कंप्यूटर खरीदा है 30, 40, 50, 60 हज़ार में हमने कंप्यूटर खरीदा है। अब उसके बाद क्या हम लोग अलग अलग कंपनी को सॉफ्टवेयर के नाम पर भी पैसा दें? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए क्या है कि अलग अलग ऐसे ग्रुप्स है, जिसमें से हम लोग एक बात करें FSF। तो FSF क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, ठीक है। द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कमाता कुछ नहीं है, ये लोगों की सेवा करने में लगा है, ठीक है। इसका जो फाउंडेड, जो जिसने किया है, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। इन 1985 टू सपोर्ट द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर। तो इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया एक ऐसा मूवमेंट जिसमें उन्होंने कहा, 1985, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब कंप्यूटर सबके पास अवेलेबल है, जितने भी लोगों के पास अवेलेबल है, तो उनको फ्री में सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए। सॉफ्टवेयर के नाम पर पैसा नहीं लेना, हार्डवेयर का ले सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट किया, और वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनको फिर ये लाइसेंस अवेलेबल कराया, जिसको हम लोग कहते हैं FSF के थ्रू जो लाइसेंस बन रहे हैं। या फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो इसके अंडर में हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्राइमरी मिशन है FSF का, वो क्या है? प्राइमरी मिशन इज टू प्रमोट कंप्यूटर्स यूज फ्रीडम एंड डिफेंड द राइट्स ऑफ ऑल फ्री सॉफ्टवेयर यूजर। तो जो भी फ्री सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज करने वाले जो लोग हैं, उनको राइट दिलवाने का काम जो है ये करती थी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है FSF, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप नाम अभी आगे और बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास एक नाम आता है GNU, ठीक है। GNU बेसिकली, GNU जो आपके पास है, ठीक है, इसके अंडर में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो देखिए, एक नाम हम लोग अभी यहाँ पर देख रहे थे, एक नाम है अपने पास यहाँ पर रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। इन्होंने 1985 में यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू किया, और उसमें इन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया। लेकिन अगर अपन आगे जाके बात करें तो इससे 2 साल पहले, यानी कि 1983 के अंदर ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर चुके थे।
तो कह सकते थे GNU प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय रिचर्ड स्टॉलमैन इन 1983, यानी कि इससे 2 साल पहले 85 में हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, FSF के बारे में, उससे भी 2 साल पहले यानी कि 1983 में। एम टू क्रिएट अ कंप्लीट फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप आज के टाइम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ डॉस को लेकर के, मैं बात करता हूँ विंडोज़ को लेकर के, तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लाइनक्स को लेकर के, तो ये आपको फ्री में अवेलेबल होता है। तो स्टार्टिंग में ये चाहते थे कि लोगों को फ्री में कंप्यूटर यूज़ करने की परमिशन हो, हार्डवेयर के साथ जो सॉफ्टवेयर है उसके पैसे नहीं देने पड़े। तो ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम की डिमांड कर रहे थे। GNU का मतलब होता है GNU's नॉट यूनिक्स, ठीक है, GNU's नॉट यूनिक्स। G यानी कि यहाँ से आता है, N मतलब यहाँ से आता है, U मतलब यहाँ से आता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा जो फुल फॉर्म है ना, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। फुल फॉर्म में ही GNU यानी कि GNU's नॉट यूनिक्स, हाईलाइटिंग इट्स डिजाइन टू बी यूनिक्स कॉम्पेटिबल बट एंटायरली फ्री। तो ये आपको कहता है यूनिक्स के बेस पर हम लोग यहाँ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाला है। द प्रोजेक्ट इज सेंट्रल टू द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट, एडवोकेटिंग फॉर सॉफ्टवेयर दैट रेस्पेक्ट यूजर्स फ्रीडम। तो ये जो है फिर आगे और चलता गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर दोस्तों GNU के अंडर में आते हैं, GNU के लाइसेंस के अंडर में आते हैं। फिर हम बात करते हैं OSI। OSI क्या है? ओपन सोर्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इनिशिएटिव। तो यहाँ पर ओपन सोर्स इनिशिएटिव आखिर है क्या? ठीक है, इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी क्या है अपने पास? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये भी कहता है कि आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये भी वहाँ पर आपको फ्रीडम दिलवाता है। कौन सा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नाम क्या है? OSI यानी कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ठीक है, बेसिकली ये क्या है? एक टाइप का फ्रेमवर्क अवेलेबल कराता है, स्टैंडर्ड्स अवेलेबल कराता है फॉर व्हाट, कह सकते हैं कि जो ओपन सोर्स आपके पास होंगे वो किस तरीके से सपोर्ट करें, किस तरीके से काम करेंगी, कुछ इस तरीके से। बेसिकली ये जो है वो 1998 में डेवलप किया गया है। 2 लोग हैं, एरिक एस रेमंड्स और यहाँ कह सकते हैं ब्रूस पेनिस, है ना, पेरेंट्स है यहाँ पर। तो इन 2 लोगों ने जो है मिल करके इसको स्टार्ट करवाया है। इसी टाइप से एक नाम आता है आपके पास फ्रीवेयर। तो फ्रीवेयर क्या है? हम लोग बात कर चुके थे कि फ्रीवेयर इज जनरली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विच अलाउज कॉपिंग एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बट नॉट मॉडिफिकेशन। फ्रीवेयर है, आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आपने डाउनलोड किया, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका सोर्स कोड ही आपको नहीं मिला। अगर सोर्स कोड मिल जाता तो ये क्या कहलाता? OSS, ठीक है, ओपन सोर्स, ठीक है। और यहाँ अगर यहाँ OSS होता और फ्री में मिलता आपको, तो ये क्या कहलाता है? FLOSS, ठीक है। तो ये कुछ अपने पास ऐसे नाम है। इसी टाइप से हम बात करें यहाँ पर W3C। W3 यानी क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, W3, ठीक है। हम लोग कोई भी वेबसाइट शुरू करते हैं, आपने देखा होगा आगे क्या लिखा होता है? www। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कंसोर्टियम है। बेसिकली www को जिसने डेवलप किया था उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। इन्होंने 2 चीज़ें बनाई थी। एक इन्होंने HTML भी बनाई। HTML आप जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली कोई भी वेबसाइट्स अगर हम देखें तो उस वेबसाइट्स को जो बनाया जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो HTML के थ्रू ही बनता है। बाकी उसमें और भी टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो है एक तो डेवलप किया W3C और एक इन्होंने डेवलप किया था यहाँ पर HTML। तो है क्या ये? द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी that develops open standard to ensure the long term and growth of the web, जिसकी वजह से वेबसाइट्स बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सके, वो स्टैंडर्ड इन्होंने यहाँ पर डेवलप किए। इनके जो मेन की पॉइंट्स थे W3C के, वो क्या है? एक तो उसके फॉर्मेशन के बारे में बात कर ले, तो जो डेवलप हुआ है वो अक्टूबर 1994 टिम बर्नर्स-ली ने किया है, ठीक है। और ये जो इन्वेंटर है www के, और इसका जो बेसिक मिशन था वो क्या था कि W3C इज to lead the web to its full potential by developing protocols and guidelines that ensure to long-term growth of the web। यानी कि इसका जो मेन मिशन था वो यही था कि हम हमारी वेबसाइट जब बनाते हैं, एक वेब का जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम लोग इस तरीके से डेवलप करें ताकि फ्यूचर में भी हम लोग हमेशा वेबसाइट्स को और वेब को यूज़ कर सके, उसको डेवलप कर सके, एक लॉन्ग टर्म उसकी ग्रोथ हो सके। उसका एक मिशन था। तो W3C बेसिकली क्या होता है दोस्तों? आपके पास एक टाइप का स्टैंडर्ड होता है जो वेब डेवलपमेंट और वेब को किस तरीके से
डिस्प्ले करना है, सर्वर पे कैसे होस्ट करना है, इन सभी का एक स्टैंडर्ड। बेसिकली W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ऐसे ही हम लोग बात कर लेते दो और सॉफ्टवेयर को लेकर के। एक आता है अपने पास प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता क्या है? देखिए, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर मालिकाना हक किसी पर्सन का या कंपनी का हो। जैसे मैं बात करता हूँ वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। अब माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, वो जो चला रहा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, वो बेसिकली आपसे चार्ज लेगा। वैसे प्रोप्राइटरी का या प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। जैसे आपने कुछ शॉप्स देखी होंगी, तो दुकान के ऊपर लिखा होता है इस दुकान का मालिक, जो उसका नाम नीचे लिखा होता है प्रो करके, या प्रोप्राइटर लिखा होता है और फिर उसका नाम लिखा होता है। इसका मतलब है मालिक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका ये मालिक है, और ये कंपनी ये चाहती है, इसका मालिक ये चाहता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो। उसके लिए वो आपको एक लाइसेंस देता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं। इसका एक की है या एक्टिव की, जो भी आप कहते हैं, उसका एक लाइसेंस है, वो आप परचेज करें, फिर आप उसको यूज करें। तो उसका लाइसेंस जो भी है 1 साल का है या लाइफ टाइम का, जो भी है उसका, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो गए? ऐसे सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी, ठीक है। ऑफन रेफर टू एज द सॉफ्टवेयर पब्लिशर्स। हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, वो अगर आपको बेचती है कंपनी, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, आपके कोई नोन हो सकता है, रिलेशन में कोई हो सकता है। अगर दोस्तों वो हमारे बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके लिए वो कुछ चार्ज लेगा। शायद वो 10,000 ले, शायद वो 20,000 ले, जितना बड़ा सॉफ्टवेयर, लाखों में भी जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए अगर वो चार्ज करवा रहा है, मतलब उसके लिए अगर आप उसको पे कर रहे हैं, तो 100% दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके लिए कह सकते हैं द ओनर हैज द एक्सक्लूसिव राइट। जो उसका मालिक है, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको एक राइट मिलता है कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करवाना है आपके यूज़र से, उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप उसको कैसे मॉडिफाई करा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। वो सारे के सारे राइट्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो मैंने खुद बनाया है। जो भी कंपनी है वो खुद बनाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कराना है, ये तो हम ही डिसाइड करेंगे। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, चाहे वो MS टीम्स क्यों नहीं हो, तो दोस्तों टीम्स बनाने, MS टीम्स जो एक सॉफ्टवेयर है, उसको बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत मेहनत करी है, बहुत उसमें पैसा खर्च किया, बहुत दिमाग लगाया है। तो अब उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। कुछ प्रोडक्टिव सूट की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या एडोब का क्रिएटिव क्लाउड है। ऐसी अगर हम एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की बात करें, तो सैप है, ERP, ओरेकल डेटाबेस है, इसको आपको परचेज करना पड़ता है। कंज्यूमर एप्लीकेशंस की बात करता है, एप्पल iTunes है, स्काइप है, ये सब आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो अगर आप परचेज नहीं करते हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हैं, तो फिर दोस्तों वो आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जो जनरली इलीगल होते हैं। तो यहाँ पर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया होगा। प्रोप्राइटरी यानी कि किसी कंपनी का उसके ऊपर हक होता है, आप सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको पे करना होता है, और कुछ आपके पास बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करते हैं, नेक्स्ट वो है अपने पास शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है? तो शेयरवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप डाउनलोड करते हैं, फ्री में आप यूज़ करते हैं कुछ दिनों तक, और फिर उसके बाद आपको लाइसेंस परचेज करना होता है, अगर आपको सही लग रहा है तो। तो शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल फॉर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मान लो, आप उसको डाउनलोड करें, आपको 10 दिन के लिए फ्री ट्रायल मिला है, 10 दिन आप देखें, आपको अच्छा लगता है तो आप आगे ले सकते हैं। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ, यूट्यूब भी। यूट्यूब आपको 1 महीने के लिए कहता है, आप उसको एक महीना प्रीमियम यूज़ करो, उसके बाद फिर आप उसको पे करो। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है जो आपको सॉफ्टवेयर देती है ट्रायल बेस की, ठीक है। तो दैट अलाउज यूजर टू ट्राई द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड। जैसे आपने कोई फिल्म डाउनलोड किया, 1 महीना मिल गया। आपने एडोब का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, 7 दिन आपको मिल गया। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड रखती हैं, और अलग अलग आपको टाइम पीरियड मिलता है, आप उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लगे तो फिर आप ले सकते हैं। आफ्टर द ट्रायल पीरियड, और कह सकते हैं टू अनलॉक फुल फंक्शनलिटीज, ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कोई शेयरवेयर डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें से क्या कुछ फीचर्स आपको नहीं मिले। मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने लिया, आपको कट, कॉपी और पेस्ट का फीचर नहीं मिला है, बाकी सारे फीचर्स मिल गए। तो उस केस में आप कट, कॉपी, पेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सब काम कर पाएंगे। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, कि आपको लिमिटेड फंक्शनलिटीज मिली है। तो आपको अगर उसको अनलॉक करना है,
ठीक है, और ट्रायल पीरियड के बाद अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको उसको पे करना होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो विनरार है, विनजिप है, एडोब एक्रोबैट रीडर है, इंटरनेट डाउनलोडर्स हैं आपके पास, मैनेजर यानी कि आईडीएम्स है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं कोई खेल वगैरह ऐसे भी नाम ले चुका हूँ, जो कि फ्री में आप डाउनलोड करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं फ्री में, फिर उसके बाद आपको पे करना होता है। अब जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, कुछ सॉफ्टवेयर होता है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, कॉपीराइट आप जानते हैं, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर जो भी हक है वो अब मेरे ही है। ठीक है, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। कॉपी लेफ्ट एकदम उल्टा है, आप उसको पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं, आप उसको चाहे जिस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है कॉपी राइटेड की जगह लिखा है कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर। तो कॉपी लेफ्टेड सॉफ्टवेयर जो है रेफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट इज लाइसेंस अंडर कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। कॉपी कह सकते हैं कॉपी लेफ्ट लाइसेंस में आता है सच एज द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, जैसे GNU है वैसे ही आपके पास कॉपी लेफ्ट लाइसेंस भी होते हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉपीराइट, कॉपीराइट में क्या होता है दैट रेस्ट्रिक्ट यूजर्स राइट, जो कि आपके राइट्स जो होते हैं यूजर्स के राइट उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन अपने को अगर बात करते हैं कॉपी लेफ्ट क्या करता है, तो कॉपी लेफ्ट लाइसेंस एम टू एंश्योर दैट द फ्रीडम गारंटेड बाय द लाइसेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गारंटी दी जाती है कि आप इसको बिल्कुल फ्री में या जिस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कहा जाता है फ्रीडम टू यूज एंड मॉडिफाई, सोर्स कोड आपको अवेलेबल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट है अगर आपको तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, और साथ साथ में कॉम्पेबिलिटी एंड यहाँ डेराइव कह सकते हैं डेरिवेटिव वर्क्स, आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ खुद भी आप उसके अंदर किसी भी टाइप का मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर आप इसकी इमेज को देखें तो कॉपी राइट में इधर ऐसा सी होता है, जबकि इसमें क्या है उल्टा सी है। इसका मतलब आपको ये बताना चाह रहा है कॉपीराइट का जस्ट उल्टा है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं कॉपी लेफ्ट सॉफ्टवेयर को। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग बात करते हैं GNU को लेकर के, तो लाइसेंस एंड डोमेन्स ऑफ सॉफ्टवेयर कह सकते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज होती है अपने पास में। तो लाइसेंस क्या होता है और कौन कौन से डोमेन्स है इसको लेकर के भी बात कर लेते हैं। एक लाइसेंस होता है दोस्तों GNU के अंडर में आता है। ठीक है, तो GNU क्या है, हमने अभी बात करते जनरल पब्लिक लाइसेंस है ये। ठीक है, इसी GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL की कैटेगरी में है। इज अ वाइडली यूज फॉर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट वाज ओरिजिनली रिटन बाय रिचर्ड स्टॉलमैन फॉर द GNU प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमने बात करी थी कि इसका जो मेन एम है वो यही था कि आप फ्री में सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आप, और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो कुछ लाइसेंस होते हैं जो GNU के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स है GNU के ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो वही फ्रीडम टू यूज, आपको बिल्कुल फ्रीडम मिलती है कि आप सॉफ्टवेयर को फ्री में रन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए। फ्रीडम टू स्टडी है कि आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, उसको आप चाहें तो और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप। फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपी है, तो कह सकते हैं यूजर कैन रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू अदर्स, आप उसको आगे भी किसी को दे सकते हैं। फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडिफाइड वर्जन, आप उसका मॉडिफाइड वर्जन भी अगर किसी को देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं एक और लाइसेंस आता है GNU लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो ऑलमोस्ट ये सब आपको एक जैसे लगेंगे क्योंकि ये सब फ्री में है। ठीक है, और GNU के अंडर में आज तो GNU लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस जो है इज अ फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस पब्लिश्ड बाय द फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। हमने बात करी थी FSF के बारे में, तो ये उसके अंडर में आता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं GNU का लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो उसमें क्या लिखा था GPL, और ये क्या है LGPL। It is designed to be less restrictive than the GNU General Public License, ठीक है, while still ensuring that user have to freedom to use, modify and distribute software। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको और फ्रीडम मिल जाती है। इसी टाइप से एक अपाचे लाइसेंस होता है। अपाचे खुद भी जो है वो GNU के अंडर में ही था। ठीक है, तो कह सकते हो द अपाचे लाइसेंस इज अ परमिसिव फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस रिटन बाय द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। बेसिकली ये जो है वो कह सकते हैं अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ASF के अंडर में आता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जनरली। अपाचे जो है ठीक है एक कंपनी है सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की, और इसके अंडर में आपके पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, और मोस्टली कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको फ्री में अवेलेबल करवाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे HTTP सर्वर है, हमने भी पहले भी बात की थी, और भी ऐसे दूसरे लाइक टॉमकैट है, एडोब है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं जो कि अपाचे लाइसेंस में आते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पर बात करते हैं पब्लिक डोमेन और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को लेकर के, छोटी सी लाइन में बात खत्म करते हैं
कि जो पब्लिक सॉफ्टवेयर होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर रहते हैं और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये दो अलग अलग टाइप है आपके पास, ठीक है, विथ डिफरेंट कैटेगरीज एंड यूजेज राइट। इसमें कह सकते हैं यहाँ पर कि जो मेन जो इनका डिफरेंस है वो क्या है, एक्सेस एंड कॉस्ट। तो जो पब्लिक वाला है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है और एक्सेस आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज टिपिकली फ्री ऑफ चार्ज एंड एक्सेसिबल टू एनीवन, जबकि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑफन रिक्वायर्ड पेमेंट, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एंड मे हैव यहाँ पर एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड। तो अगर आप कह सकते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए उसको पे करना पड़ेगा और कुछ उसके फीचर्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं आपके लिए। लेकिन पब्लिक वाला है तो फिर दोस्तों बिल्कुल पूरा आपको फ्री का फ्री मिलेगा और आप इसको चाहे जिस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आएगा आपके पास मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप यहाँ पर पब्लिक वाले के अंदर जो है वो मॉडिफाई कर सकेंगे शायद, क्योंकि इसमें बोल भी रहा है कि पब्लिक डोमेन से, तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो है वो अलाउ करता है अनलिमिटेड मॉडिफिकेशंस, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हो विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहता है कि ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में हमारा, हमने तो आपको सिर्फ लाइसेंस दिया यूज करने के लिए, तो आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये रेस्ट्रिक्ट करता है दिस एक्टिविटीज विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप इसके अंदर मॉडिफाई नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर एंड अगर अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, क्योंकि आपने परचेस किया है दोस्तों, तो वो जो कंपनी, ठीक है, वो कंपनी जो कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वाली है, जैसे मैं मानता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, तो वो फिर क्या है, क्योंकि उसने पैसा लिया तो वो आपको सर्विसेज भी देंगी हर 10, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने में उसके अपडेट वर्जन आपको मिलेंगे। लेकिन पब्लिक डोमेन में मिले ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पब्लिक डोमेन जो होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली कम्युनिटी सपोर्ट्स पे होते हैं। हो सकता है एक सॉफ्टवेयर बना है, अब उसका जो अपडेट आएगा उसमें जो दूसरे नए फीचर्स आएंगे वो एक कम्युनिटी सपोर्ट के बेस पे हो सकता है, आप और मैं हम मिलकर के उसको सपोर्ट करते होंगे, ठीक है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उसमें काम करता होगा, सेल्फ हेल्प लेता होगा फॉर अपडेट्स एंड, ठीक है, ट्रबल शूटिंग में भी वो यूज करता होगा, मतलब कह सकते हैं कि वहां पर कम्युनिटी सपोर्ट उसको मिलता है। जबकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है ऑफन कम विथ डेडिकेटेड सपोर्ट एंड रेगुलर अपडेट्स। तो यहाँ पर जो है इसमें एक थोड़ा सा फर्क होता है कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपको अपडेट, सिक्योरिटी, ऐसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे साइबर क्राइम और साइबर लॉ को लेकर के। दोस्तों अगर हम बात करते हैं साइबर क्राइम क्या होता है, तो साइबर क्राइम का मतलब हो गया कि कोई भी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, किसी भी टाइप का अगर कोई क्राइम अगर हम कंप्यूटर को या कंप्यूटर से रिलेटेड किसी दूसरे डिवाइसेस को यूज करके किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम, ठीक है। चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो कंप्यूटर से हो, चाहे लैपटॉप, डेस्कटॉप या इंटरनेट को यूज करते हुए अगर किसी भी टाइप की क्राइम को किया जाता है तो वो सारे के सारे आपके पास साइबर क्राइम आते हैं। तो दोस्तों साइबर क्राइम की एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। साइबर क्राइम रेफर्स टू क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, क्या होता है आपके पास एक टाइप की क्रिमिनल एक्टिविटीज है कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को लेकर के या फिर इंटरनेट को लेकर के, या फिर टिपिकली इन्वॉल्विंग अनऑथराइज एक्सेस, अगर कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए कोई करता है, या कह सकते हैं डेटा को कोई चुराता है, थेफ्ट ऑफ डेटा होता है, और ब्रेकडाउन सर्विसेज, अगर कंप्यूटर की किसी सर्विसेज को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ कह सकते हैं साइबर क्राइम, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटी जो आपके पास में एक्टिविटीज है वो हो सकती है, जैसे कि हैकिंग है, या फिर फिशिंग है, या आइडेंटिटी थेफ्ट है। इसी टाइप से कह सकते हैं स्प्रेडिंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लाइक वायरस या रैंसमवेयर को फैलाना, या कह सकते हैं साइबर बुलिंग किसी के साथ करना, ठीक है, या फिर वेरियस फॉर्म ऑफ फ्रॉड्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑनलाइन स्कैम्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं। ये कुछ भी अगर किसी भी टाइप की एक्टिविटी की जाती है तो ये सब कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का एक पार्ट होता है। अब दोस्तों बात करते हैं साइबर क्राइम जो अपने पास होता है, कह सकते हैं पॉजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति को या किसी बिजनेस को या इवन की गवर्नमेंट्स को दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं बेसिकली कि एक साइबर क्राइम है। तो बेसिकली जब कोई टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी टाइप की कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। कह सकते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वर्क टू कॉम्बैट दिस क्राइम थ्रू प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन मेजर्स। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है
वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो है इन चीज़ों पे काम करे कि किसी न किसी तरीके से साइबर क्राइम को कम किया जा सके, उसको रोका जा सके, उसको डिटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं तो कुछ अपने पास में कॉमन साइबर क्राइम्स होते हैं, जिसमें से पहला नाम अपने पास आता है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है किसी भी कंप्यूटर में, उसको हम लोग बोलते हैं हैकिंग करना। जैसे अगर बाय द वे मेरे कंप्यूटर का कोई यूजर नेम पासवर्ड किसी तरीके से चुराता है, कुछ एक्टिविटीज करता है, ठीक है, तो उसको उस टाइम पर मैं क्या बोलूंगा, मेरा कंप्यूटर सिस्टम हैक हो चुका है। तो हैकिंग क्या हो गया, हैकिंग इज द अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशंस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। जब कोई किसी के नेटवर्क को या पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मॉडिफाई करता है या उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करता है, तो वो अपने पास हैकिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग एंट्री इनटू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क विदाउट परमिशन। कोई बिना परमिशन के किसी भी तरीके से अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को या हमारे नेटवर्क को, ठीक है, उसका जो एक्सेस है अगर वो गेन कर लेता है, तो वो आपके पास हैकिंग का एक पार्ट होता है। बेसिकली जो हैकर्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है, डेटा को चुरा लेना। इसी टाइप से कह सकते हैं कि कुछ इलीगल ऑपरेशंस करना हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो दोस्तों हैकर हमारे पास 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर बात करते हैं कैप को लेकर के, तो एक होता है दोस्तों आपके पास में एथिकल और एक होता है अनएथिकल। ये अनएथिकल एक्टिविटी करता है, जबकि ये अपने पास में एथिकल हैकिंग का होता है। ठीक है, तो अनएथिकल जो है वो इलीगल है, एथिकल हैकिंग लीगल होती है। और जो ग्रे हैट होता है वो दोनों को मिक्स करके अपना काम करता है। तो ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, टिपिकली एंगेज इन हैकिंग फॉर मैलिशियस पर्पस। बेसिकली दोस्तों ये कुछ खराब काम करने के लिए अपने आप को एंगेज रखते हैं, सच एज स्टीलिंग डेटा, स्प्रेडिंग मालवेयर और कोजिंग डिस्ट्रक्शन। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं व्हाइट हैट हैकर क्या होते हैं, तो ऑल्सो नोन एज एथिकल हैकर। इनको हम लोग एथिकल हैकर भी कहते हैं। दे यूज देयर हैकिंग स्किल्स फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। बेसिकली कंपनीज में काम करते हैं ताकि हमारे कंपनी के जो सॉफ्टवेयर है उनके लूप होल को पहचान सके और कंप्यूटर के सिक्योरिटी सिस्टम को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके, सच एज टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम। तो हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम की, हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी को और टाइट कर सके, उसके लिए उनको जो टेस्ट करता है उसको हम बोलते हैं व्हाइट हैट हैकर या फिर एथिकल हैकर्स। इसी टाइप से एक और होता है अपने पास, उसको हम लोग कहते हैं ग्रे हैट हैकर। ये क्या होते हैं, फॉल समवेयर बिटवीन ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट हैकर। इन दोनों के बीच का काम करता है, ऑफन हैकिंग विदाउट मैलिशियस। ठीक है, तो ये हैकिंग करते हैं बिना उसके, कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन कह सकते हैं बिना किसी की परमिशन से, बिना परमिशन के दोस्तों किसी कंप्यूटर को एक्सेस करें लेकिन उसमें कोई मैलिशियस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे हैट है। तो इलीगल, ठीक है, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि ब्लैक हैट हैकर्स पहुंचाते हैं। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये हैकिंग जो है वो एथिकल और अनएथिकल दोनों हो जाती है। एथिकल क्या हो गया, इज डन और कंप्यूटर, और कह सकते हैं बेसिकली कंप्यूटर डिजिटल फाइल्स को जो है हम लोग यूज करते हैं बेसिकली कुछ कंपनी के बिहाफ पे। यानी कि जो कंपनी में जो कह सकते हैं साइबर या जो सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग काम करते हैं, बेसिकली उनको हम लोग एथिकल हैकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, लूप हॉल्स जो होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के उनको ढूंढता है और हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को और ज़्यादा टाइट करता है। और जो अनएथिकल हैकर होते हैं बेसिकली दोस्तों वो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के कंप्यूटर को। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप को लेकर के, तो हम लोग अभी जो बात करते हैं वो होता है हैकिंग। दूसरा अपने पास आता है वो है साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग एंड साइबर ट्रोल। ऑलमोस्ट दोस्तों तीनों अपने पास एक जैसे ही लगभग आपको लगेंगे, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस होता है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों की एक्टिविटी को जो है वो ध्यान रख रहे होते हैं, वो पर्सन क्या कर रहे हैं, हो सकता है फिजिकली भी और ऑनलाइन रहते हुए भी उसको कंप्लीटली उसको कह सकते हैं कि चेकआउट करता है कि ये क्या काम कर रहा है। और फिर उसके बाद में दोस्तों कह सकते हैं रेपिटेडली उसको कुछ लोग हरास कर सकते हैं, धमकियां दे सकते हैं या इंटिमेट कर सकते हैं अदर पर्सन को। तो साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग और साइबर ट्रोल आर ऑल फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड हार्मफुल बिहेवियर कंडक्टेड ऑनलाइन, बट दे डिफर इन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है, तो साइबर स्टॉकिंग क्या हो गया, साइबर स्टॉकिंग इन्वॉल्व यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन मेथड सच एज ईमेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इनको यूज करते हुए कोई किसी को धमकी देता है, उसकी ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, वो सब साइबर स्टॉकिंग है। इट ऑफन इंक्लूड्स मॉनिटरिंग द विक्टिम्स ऑनलाइन एक्टिविटी। ठीक है, उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है वो क्या है, साथ साथ में हो सकता है कि फिजिकल स्टॉकिंग बिहेवियर भी यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों, इसमें वो है साइबर बुलिंग।
साइबर बुलिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग कई बार जो है वो कुछ लोगों को हरास करते हैं, ठीक है, कुछ मैसेजेस भेज करके, या कह सकते हैं कि उनके बारे में रूमर फैला करके, या फिर एम्बरेसिंग फोटोज या वीडियोस जो है वो किसी ग्रुप में शेयर करके तो किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो साइबर बुलिंग जो है दोस्तों, ये भी अपने पास जो है एक इनलीगल एक्टिविटी होती है। तो साइबर बुलिंग एम्स जो होता है मेन, बेसिकली इनका साइबर पुलिस का वो क्या होता है, किसी पर्सन को हर्ट करना, बेसिकली विक्टिम को ये हर्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये किसके लिए करते हैं, तो रिवेंज के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर वो हो सकता है कि अपनी जो पावर है जो लोगों को शो करना चाहते हैं। इसी टाइप से एक और वर्ड आता है दोस्तों, वो है साइबर ट्रोल। तो साइबर ट्रोल क्या होता है, बेसिकली साइबर ट्रोल जो है उसमें हम लोग किसी पर्सन को ट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कई बार जो है किसी को ट्रोल करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, दे में पोस्ट, ये बेसिकली इस टाइप के पोस्ट या कमेंट करते हैं, या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, या स्प्रेड करते हैं किसी की मिस इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप या कोई भी पर्सन किसी को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। तो बेसिकली साइबर ट्रोल जो की जाती है, तो कह सकते हैं ट्रोल्स ऑफन सीक अटेंशन। इनका जो मेन काम है वो किसी से अटेंशन लेना, एंटरटेनमेंट करना, या फिर कह सकते हैं कि इस टाइप के कुछ और दूसरे एक्टिविटीज करने का इनका मेन एम रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हार्म करते हैं ये भी, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो डीलिंग विद ट्रोल ऑफन इन्वॉल्व यू इग्नोरिंग देयर बिहेवियर। बेसिकली अगर आप इनके साथ, अगर कोई किसी पर्सन के साथ अगर कुछ ट्रोल कोई किसी को करता है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो इग्नोर कर सकता है ऐसे लोगों को, ठीक है, जो किसी को ट्रोल करते हैं। तो इग्नोरिंग देयर बिहेवियर, उनको ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ मॉडरेशन टूल को यूज करके भी उनको हटाया जा सकता है, या उनको रोका जा सकता है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं ऑयल 3, जो आपके पास जो ये तीनों बिहेवियर्स है वो बेसिकली नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव ऑनलाइन कंडक्ट होता है। साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग स्पेशली टारगेट इंडिविजुअल फॉर हार्म और इंटिमिडेशन जो होता है उनको लेकर के हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो ये बेसिकली तीनों जो है अपने पास में नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपने पास था थर्ड नंबर पे, वो ये भी एक साइबर क्राइम ही है, रूमर फैलाना, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर हम बात कर रहे हैं, अफवाह कोई अगर किसी व्यक्ति कोई भी पर्सन अगर फैलाता है, तो वो भी अपने पास में साइबर क्राइम की एक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है। किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी इवेंट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, लाइक सोशल मीडिया है, या कोई फोरम है, या चैट रूम है, या कहीं ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पर अगर कोई किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव अफवाहें फैलाता है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक टाइप का साइबर क्राइम हो जाता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फ्रॉड है, नेक्स्ट अपने पास है ऑनलाइन फ्रॉड ने। तो ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है कि आपके पास ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग इंटरनेट के थ्रू दोस्तों किसी के साथ कोई फ्रॉड करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इस टाइप की एक्टिविटीज जो है वो करते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं कि या तो हो सकता है फिशिंग, या हो सकता है आइडेंटिटी थेफ्ट, हो सकता है कि हमारी आइडेंटिटी कोई चुरा रहा हो सकता है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा हो, हमारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चुरा रहा हो, हमारी फोटोज को कोई मिसयूज कर रहा हो, हमारे नाम को कोई मिसयूज कर रहा हो, ठीक है। ऐसी कुछ फेक वेबसाइट्स भी होती है, डुप्लीकेट वेबसाइट्स भी होती है, जो शो करता है कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन जब आप उसको पे कर देते तो पता चलता है कि ऐसी कोई वेबसाइट है ही नहीं, वहां से फिर आपके पास कुछ आइटम्स आते भी नहीं। ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि आप इतना पैसा इन्वॉल्व कर दीजिए और उसके बाद आपको इतना मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ स्कैम होते हैं। ऐसे आपके पास पेमेंट कार्ड के फ्रॉड भी होते हैं। तो अलग अलग टाइप के फ्रॉड होते हैं दोस्तों, इन सभी से आपको बचना ही बचना होता है। इसमें अपन बात करते हैं इन्फॉर्मेशन थेफ्ट क्या होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन थेफ्ट का मतलब क्या हो गया, आपकी जो पर्सनल डेटा है, ऑल्सो नोन एज डेटा थेफ्ट और आइडेंटिटी थेफ्ट कह सकते हैं, जिसमें कि कह सकते हैं कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हमारा पर्सनल डेटा, हमारे कंप्यूटर का जो भी डेटा है वो चुराने की कोशिश करते हैं थ्रू इंटरनेट। तो ये हैकर्स भी हो सकते हैं, क्रैकर्स भी हो सकते हैं। ऐसे कुछ लोग जो हमारे पर्सनल डेटा को चुराते हैं, हमारी पर्सनल फाइल को भी चुराया जा सकता है। इसमें अगर अपन बात करते तो आता है आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस जो हमने कुछ क्रिएट किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे नोट्स, हमारे वीडियोस, वो कोई चुरा रहा है, या हमसे रिलेटेड हमारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को भी कोई चुरा रहा है। जैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारी पॉलिसीज को लेकर के, जो भी मैं अगर बात करता हूँ कि अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस, हमारी हेल्थ पॉलिसी को लेकर के, हमारी कार इंश्योरेंस को लेकर के, खुद के इंश्योरेंस को लेकर के, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर में पड़ी होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हो सकते हैं, ठीक है, हमारी लाइक ग्रेजुएशन के या
डिग्री डिप्लोमा के डॉक्यूमेंट्स है, हमारी पर्सनल फोटोज है, हमारे बैंक का स्टेटमेंट है, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी चुरा सकता है। तो अगर कोई चुराता है तो उसको भी आप क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन थेफ्ट हुई है। ऐसे ही दोस्तों एक वर्ड आता है अपने पास, स्कैम। तो स्कैम क्या होता था आपके पास में, ये भी आपके पास ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू कुछ लोग जो है वो पैसा चुरा सकते हैं, कुछ लोग हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक टाइप का स्कैम होता है। इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें क्या है, ये टाइप का फिशिंग स्कैम हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम हो सकता है, इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकता है, टेक्निकल सपोर्ट स्कैम हो सकता है, रोमांस स्कैम हो सकता है, लॉटरी और प्राइज स्कैम हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के स्कैम्स हैं। अगर आप इनको कोई आपने शायद ऐसे नाम सुने होंगे। तो फिशिंग स्कैम में क्या हो गया, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कोई चुरा रहा है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ईमेल्स आती है, उसमें लिखा है कि आपको ये जो है वो मिल रहा है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल रहा है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करिए और उसके बाद आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो आप अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअल में किसी के साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपके साथ किसी टाइप का स्कैम हो सकता है। ऐसी अगर हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग, तो ऑनलाइन शॉपिंग के स्कैम भी होते हैं। आप ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं लेकिन एक्चुअल में आपके पास वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट स्कैम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट स्कैम का मतलब क्या हो गया कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया ताकि वो इतने टाइम बाद में उसकी कुछ वैल्यू बढ़ करके आपको मिले, तो लेकिन एक्चुअल में आपने पैसा डाल दिया लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे टेक्निकल सपोर्ट को लेकर के स्कैम हो सकता है। आपने पे किया एक्चुअल में सपोर्ट के लिए, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं हो रहा है। ऐसे ही रोमांस स्कैम भी आता है। आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स पर ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां बन करके स्कैम कर रहे हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि चैटिंग के लिए या डेटिंग के लिए जो है वो बेसिकली आपसे पैसा ले लेते हैं या स्कैम कर लेते हैं। इस टाइप से जो स्कैम्स आपके पास होते हैं। ऐसे ही लॉटरी एंड प्राइज स्कैम भी है, तो लॉटरी या प्राइज के नाम पर भी स्कैम किया जाता है। ऐसे दोस्तों इलीगल डाउनलोड भी एक टाइप का स्कैम होता है। हम लोग कई बार क्या है कि कुछ इमेजेस या कुछ मूवीज या कुछ म्यूजिक या कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ बुक्स गेम्स, ये सब यानी कि कॉपीराइट मटेरियल जो होता है वो हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, जो बेसिकली हमारे पास क्या इलीगल होता है क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड होता है। तो कुछ क्रैकर्स जो होते हैं वो उसकी कॉपी आपको अवेलेबल कराते हैं, उसका क्रैक वर्जन भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों वो एक टाइप से इलीगल एक्टिविटी होती है, क्योंकि बिना किसी के परमिशन से अगर आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को या उसके डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करेंगे तो वो इलीगली होता है। ठीक है, तो इसमें कह सकते टाइप ऑफ कंटेंट क्या इलीगल डाउनलोड कैन इंक्लूड मूवीज और टीवी शोज, म्यूजिक एल्बम एंड सॉन्ग्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस, ई बुक और डिजिटल पब्लिकेशंस है, वीडियो गेम्स है, गेम सॉफ्टवेयर है। ये सब कहीं ना कहीं अपने पास इलीगल डाउनलोड्स की कैटेगरी में आता है। सिमिलरली दोस्तों चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये भी एक इलीगल एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसी टाइप से रैंसमवेयर कह सकते हैं। तो रैंसमवेयर का मतलब क्या हो जाता है कि अगर सपोज किसी के कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रैंसमवेयर एक टाइप का वायरस होता है, वो बना करके आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी जो फाइल है जिसमें आपने कहीं अपना कुछ डॉक्यूमेंट लिखा था, अब उस डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा और उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। इसके लिए आपको फिर उनको पे करना होता है, और दोस्तों आप जब उसको पे करते हैं जनरली क्रिप्टोग्राफी में तो क्या क्रिप्टो करेंसी में, तो उसके बाद आपके उस डेटा को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं रैंसमवेयर क्या है, एक टाइप का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मालवेयर है। बेसिकली डिजाइन किया जाता है कि ब्लॉक एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क और डेटा। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को या हमारे नेटवर्क को या हमारे डेटा को, हमारी फाइल को ब्लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो पैसा मांगा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ साइबर एक्सट्रैक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाएगा हमारी फाइल्स को, और उसके बाद विक्टिम्स को जो है उसको छुड़ाने के लिए जो है वो पैसा देना पड़ता है। तो डिमांड की जाती है पेमेंट को लेकर के, जनरली क्रिप्टो करेंसी में होता है, और उसके बाद ये हमको एक डिक्रिप्शन कीज जो है वो अवेलेबल कराता है ताकि हम अपने डेटा को फिर से रिलीज कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों बहुत सारे साइबर क्राइम हमने डिस्कस कर लिए, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जनरली हमने कुछ डिस्कस करे कॉमन। इसी टाइप से दोस्तों साइबर क्राइम की वो रोकने के लिए कुछ लॉ भी बने हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं साइबर लॉ क्या है, साइबर लॉ इज एनी लॉ दैट अप्लाइज टू द इंटरनेट एंड इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो अपने पास में किसी भी टाइप की कोई कह सकते हैं कि कुछ क्राइम अगर होता है तो उसको रोकने के लिए जो लॉ बने हैं वो क्या है, साइबर लॉ कहलाते हैं। साइबर लॉ जो है वो बेसिकली लीगल प्रोटेक्शन देता है कुछ लोगों को, ठीक है, अगर वो इंटरनेट को यूज करते हैं। दिस इंक्लूड्स बोथ बिजनेस एंड एवरीडे सिटीजन, सभी को ये यानी कि आम आदमी को भी और बिजनेसेस जो हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है साइबर लॉ।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग साइबर लॉ इज ऑफ द ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू एवरीवन, ठीक है, एनीवन जो भी इंटरनेट को यूज करता है उन सभी को इसके बारे में जानना जरूरी होता है। बेसिकली अगर हम बात करें एग्जाम में इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर पिछली बार की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो आईटी एक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आईटी एक्ट क्या हो गया, इंटरनेट, या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो इन इंडिया द साइबर लॉ आर एनफोर्स थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आईटी जो है एक्ट जो है वो बेसिकली 2000 में बना है, ठीक है। कब बना है, कब ये नोटिफाई किया है, 17 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। बेसिकली अगर अपन बात करते हैं तो आईटी एक्ट 2000 जो है उसके प्राइम पर्पस क्या रहे हैं, वो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स को जो है वो सेव करने के लिए सबसे पहले बना था, और धीरे धीरे इसके अंदर और भी चेंजेस आती गए, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इसी का अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट अगर अपन बात करें तो हुआ था 2008 में, यानी कि आईटी एक्ट में और बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी जिसके थ्रू हम लोग अगर बात कर सकते तो आज हमारे पास जो है साइबर लॉ को ध्यान में रखते हैं। अगर बात करें साइबर लॉ को लेकर के तो दोस्तों बहुत सारे आजकल धाराएं हैं, ये कोई करता है, ये कोई कर रहा है, तो उनको अलग अलग टाइप के जो है वो पनिशमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो अपने पास में 2008 अमेंडमेंट हुआ था वो बेसिकली कह सकते हैं कि एक्शन में जो आया था वो आया था 27 अक्टूबर 2009 को। तो इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बेसिकली बनते नहीं है, तो शॉर्ट में हम भी इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर अपन बात करते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक क्या था अपना साइबर क्राइम, तो दोस्तों अगर किसी के साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों आप अपनी यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट, और जो कंप्लेंट दी है उसको आप यहाँ से ट्रेस भी कर सकते हैं। और अगर चाहें तो दोस्तों मोबाइल के थ्रू भी, यानी कि आप कॉल कर सकते हैं 1930-1930 नंबर पर भी, या फिर इस वेबसाइट पे जो कि मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आ सकते हैं। और फाइनली अगर अपन कहें तो साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। अगर किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई साइबर क्राइम एक्टिविटी होती है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर रजिस्टर कर। आज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ई वेस्ट आखिर होता क्या है, तो दोस्तों ई वेस्ट जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं दोस्तों, कई बार वो खराब हो जाते हैं, तो खराब होने के बाद हम लोग शायद उसको फिर से रिपेयर करा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास कुछ डिवाइसेस पुराने हो चुके हैं, अब हमारे वो यूज में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि हम उसको किसी और को बेच देते हैं या ऐसे ही फेंक देते हैं, या ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम अब उनको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वो जो ई वेस्ट होता है उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, यही इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आखिर होता है क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कॉमनली रेफर्ड एज ई वेस्ट, आप इसको ई वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड्स, हम लोग कह सकते हैं इसमें क्या क्या आपके पास इंक्लूड्स हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइक हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर या स्मार्टफोन या फिर टैबलेट्स या टीवीज या और भी कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं। इट्स अ ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न ड्यू टू इट्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो डिवाइसेस हम लोग देखते हैं, अब ये डिवाइसेस हमारे शायद काम नहीं आ रहा है तो हम उसको वेस्ट करते जा रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि अब हमारे वो काम के नहीं, तो हमने या तो उसको ऐसे ही फेंक दिया, खराब हो गया हमारा मोबाइल तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही फेंक देंगे। हो सकता है कि हम उसको वापस जो है वो रिपेयर करा के यूज़ करें, या हम उसको रीसेल कर दें। तो ऐसे और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली अगर अपन बात करें कुछ ऐसे डिवाइसेस जो हमारे काम आ ही नहीं रहे, तो जनरली हम उसको वेस्ट कर देते हैं या फेंक देते हैं या बेच देते हैं, जो भी। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता जा रहा है, कुछ इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है रेट, ठीक है, किस चीज़ की, विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बीइंग रिप्लेस्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो भी हम लोग डिवाइसेस यूज़ करते हैं और वो डिवाइसेस जो अब हमारे काम नहीं आ रहे, तो हम उसको जब डिस्पोज करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो नुकसान पा रहा है, यानी कि हमारी वजह से एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है। ऐसे कुछ इश्यूज हैं। तो क्या क्या ऐसे वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि रिलेटेड हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के या ई वेस्ट के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंपोजिशन को लेकर के। कंपोजिशन का मतलब क्या होगा, ई वेस्ट कंटेंट वेरियस मटेरियल्स सच एज मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, या फिर दोस्तों उसमें कुछ प्लास्टिक्स हो सकते हैं, ग्लास है, या ऐसे बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग जब उसको कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे कई बार हम लोग
कुछ चीज़ें या प्लास्टिक्स वगैरह जला देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा। हो सकता है कि उन डिवाइसेस में कुछ केमिकल्स भी हो, कुछ प्लास्टिक्स हो या कोई दूसरा मेटल हो, उसकी वजह से भी एनवायरनमेंट खराब होता है, ठीक है। दैट कैन पोज सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली। अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है पूरे एनवायरनमेंट को भी, और इनफैक्ट कई बार हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है अगर हमारी हेल्थ पर अगर उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो इनप्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट लीड्स टू सोइल, वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो आप यहाँ पर एक इमेज जो देख रहे हैं दोस्तों, आप इस इमेज को देख करके समझ सकते हैं कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट पर पक्का कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा। कहीं ना कहीं जब ये जिस जगह पर इनको जलाया जा रहा होगा तो दोस्तों वहाँ की मिट्टी खराब हो रही होगी, तो कह सकते हैं सोइल पॉल्यूशन हो रहा होगा। आसपास में जो पॉल्यूशन ये एयर में फैल रहा है तो दोस्तों उसको भी नुकसान पहुंचेगा, और साथ साथ में हम लोग कह सकते हैं कि पानी में भी इसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये अलग अलग टाइप के जो भी पॉल्यूशन है वो सब हो सकते हैं अगर हम लोग ई वेस्ट को ढंग से अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। When dumped in landfill, toxic substance can कह सकते हैं कि लिंच इनटू द ग्राउंड, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर है या सोइल है, ठीक है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो अगर आप इसको जमीन में भी गाड़ते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। इसी टाइप से बर्निंग ई वेस्ट टू रिकवर मेटल रिलीजेस हार्मफुल केमिकल इनटू द एयर, तो एयर में भी जो है उसके हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो जाएंगे जिससे कि एयर पोल्यूशन फैल जाएगा। हेल्थ रिस्क की बात कर सकते हैं दोस्तों, वो लोग जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, या इस जगह के आसपास जो लोग रह रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों उन सभी के लिए हेल्थ रिस्क भी जरूर रहता है। तो कह सकते हैं एक्सपोज टू टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम ई वेस्ट इधर through direct contact or environmental pollution can lead to serious health issues for worker involved in informal recycling operation and communities living near disposal site। तो इस जगह के आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं दोस्तों, और इस काम को करने वाले जो भी लोग हैं, डायरेक्ट जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन सभी की हेल्थ पर दोस्तों एक बहुत गहरा कह सकते हैं कि प्रभाव पड़ता है। इसी टाइप से अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ग्लोबल इश्यूज को लेकर के। तो द वॉल्यूम ऑफ ई वेस्ट इज इंक्रीजिंग रैपिडली ग्लोबली। पूरी दुनिया में इन दिनों में ई वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ स्पान, तो हम लोग कह सकते हैं कि रोजाना कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आज से 5 साल पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास 3G फोन हुआ करता था, 4G आया, अब 5G आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करना, तो दोस्तों पुराना फोन आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे डिवाइसेस अगर अपन देखें तो उनकी जो लाइफ साइकिल है या जो लाइफ स्पान है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। 2-4 साल वो डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, फिर हमारे काम का नहीं है, फिर हम नया डिवाइस कुछ खरीदते हैं, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी डिमांड भी इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आपको नई नई चीज़ें खरीदनी है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कुछ ग्लोबल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ऑफन रिसीव अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स ई वेस्ट ड्यू टू लोअर रिसाइकल कॉस्ट एंड रेगुलेशंस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो दुनिया के दूसरे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो फिर क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से ऐसे डिवाइसेस खरीदते हैं और उनको फिर से रिसाइकल करके और कुछ नए डिवाइसेस बना करके और वो मार्केट में बेच रहे हैं। तो इससे ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट को जो नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो कुछ ग्लोबल इश्यूज जो थे, जैसे मैं यहाँ पर अगर स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आपको शायद पता होगा कि आजकल जो नए रूल्स बन गए जिसमें जो भी मोबाइल कंपनी पहले 3 साल का आपको जो है अपडेट देती थी, आजकल 5 साल का अपडेट उन लोगों को कहा गया है करने के लिए, ताकि उसका जो डिवाइस है वो एटलीस्ट 5 साल तक तो चलता रहे और उसके आगे भी वो काम करता रहे, ठीक है। तो ऐसे जो है खूब सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसपे ग्लोबली और गवर्नमेंट भी जो है वो कह सकते हैं कि काम कर रही है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं रिसाइकलिंग एंड रेगुलेशन। तो प्रॉपर रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल मेथड्स आर क्रूशियल फॉर जस्टिफाइंग द एनवायरमेंटल एंड हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट। अगर आप प्रॉपर तरीके से उन सभी चीज़ों को मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ई वेस्ट को जो है हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अदरवाइज दोस्तों कह सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मैनी कंट्रीज हैव रेगुलेशंस एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं
जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि ई वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जा सके, आपके जो ई वेस्ट है उनको रिसाइकल किया जा सके, ठीक है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं बट एनफोर्समेंट एंड अवेयरनेस रिमेन चैलेंजेस। तो वहाँ के जो लोग हैं बट वो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट उनका कम रहता है, उनको अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से नुकसान पहुंचता है। अगर अपन भी बात करें तो दोस्तों क्या होगा, फ़ोन होगा तो उसमें हमारा बहुत सारा डेटा हो भी सकता है, काम का नहीं है, ये टूट गया है, फ़ोन ख़राब हो गया, हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, हो सकता है हमारा कुछ पर्सनल डेटा उसमें जाए और वो कहीं अगर किसी के हाथ में लगता है, हमारे फ़ोन के अंदर जो स्टोरेज है, या क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, छोटी सी प्रॉब्लम होगी, वो शायद अब हमको समझ में नहीं, हमने ऐसे ही उसको फेंक दिया, तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं हमारा डेटा जो है वो भी कह सकते हैं कि हमसे लीक हमारा जो डेटा है वो भी लीक हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमको ध्यान रखना जरूर चाहिए। ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ और भी कह सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या हो गया कि मूविंग टूवर्ड्स सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल वेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड फॉर लॉन्गेविटी। तो ऐसे कुछ कह सकते हैं कि कुछ सर्कुलर इकोनॉमी में कि हम लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि कुछ जो डिवाइसेस है वो लॉन्ग टाइम तक चले, इसके साथ साथ वो रिपेयर भी हो सके और वो रिसाइकल भी हो सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम लोग जो है वो बहुत कम कर पाएंगे ई वेस्ट जनरेशन को। तो ई वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करने में ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये बहुत काम आएंगे। क्या हो गया कि जो अभी जो नए डेवलप्स हो रहे हैं या जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो क्या है कि वो लॉन्गेटिविटी हो इसमें, ठीक है। लॉन्गेविटी का मतलब क्या हो गया कि वो लंबे समय तक चले, रिपेयरेबिलिटी रिपेयर किया जा सके और रिसाइकलेबिलिटी उसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान कम होगा और ई वेस्ट भी कम होता जाएगा। ऐसे हम लोग कह सकते हैं एफर्ट्स टू, ठीक है, एड्रेस ई वेस्ट इंक्लूड्स प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बिहेवियर, इम्प्रूविंग recycle infrastructure, encouraging manufacturers to use sustainable materials, and supporting policies that promote extended producer responsibilities। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत सभी लोगों का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या फिर हम लोग कह सकते हैं रिसाइकल बनाने वाले या रिसाइकल करने वाले लोग हैं। अगर ये सब मिल करके दोस्तों अच्छे से काम करें, ठीक है, और साथ साथ में ऐसे प्रोग्राम्स भी लोगों के सामने अवेयर किए जाए जिससे कि ई वेस्ट को कम किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट जरूर करते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों वो एनवायरनमेंट को लेकर के भी है और हेल्थ रिस्क को लेकर के भी है, ठीक है। ओवरऑल मैनेजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट effectively is essential for sustainable development and reducing environmental degradation associated with the rapid growth of electronic device worldwide। तो पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उसकी ग्रोथ होती जा रही है, बहुत स्पीड से ये जो बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, और साथ साथ में हम लोग कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ऐसे बने जिससे कि सभी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब हम लोग टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उससे हमारे हेल्थ पर भी कुछ इश्यूज हो सकता है। तो आज का टॉपिक अपना ये है हेल्थ कंसर्न विद टेक्नोलॉजी यूजेस। तो यहाँ पर हम लोग यही कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं कि ऑल्दो टेक्नोलॉजीज has improved our life extremely, yet it should be used in a moderate amount। ठीक है, तो हमारी लाइफ में जो कुछ भी काम आजकल हम लोग कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ही कर रहे हैं। चाहे दोस्तों एंटरटेनमेंट हो, चाहे गेमिंग्स हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या फिर दोस्तों हमारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, या कुछ और भी अगर मैं कहूँ तो सारे के सारे काम आजकल हम लोग अपने कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ पर बहुत बुरे असर भी पड़ सकते हैं। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, या ऐसे और भी जगह जहां आप यूज करते हैं, लीड्स टू मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं और हो भी रहे, आप देखते भी होंगे। तो कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर टॉपिक्स को लेकर के बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ अगर हम हेल्थ कंसर्न को लेकर के बात करें तो अपने पास आएगा आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन मीन्स क्या हो गया कि स्टेयरिंग एट स्क्रीन्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कैन लीड टू आई स्ट्रेन। इसकी वजह से यानी कि हमारे मोबाइल की स्क्रीन को ज़्यादा टाइम तक जब हम लोग देखते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर असर जरूर पड़ता है। तो आई स्ट्रेन हो सकता है, ड्राई आईज हो सकती है, और कई बार दोस्तों हमारा जो विजन है वो भी ब्लर हो सकता है, तो ब्लड विजन भी हो सकता है। इसके साथ साथ हेडेक्स भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा मोबाइल है उससे ब्लू लाइट एमिटेड जो है वो
होती है, यानी कि उसकी जो ब्लू लाइट है वो कहीं ना कहीं हमारे आंखों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम देखना, स्क्रीन स्क्रीन टाइम अगर आपका ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को नुकसान जरूर पहुंचेगा। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं पुअर पोस्चर इश्यूज। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बैठने का तरीका नहीं है, हम ऐसे करके टाइप करें, ऐसे करें। मोबाइल में भी आपने देखा होगा तो मोबाइल को सोते हुए गर्दन हमारी से टेढ़ी होती, जब रात को कई बार हम सोते हुए मोबाइल को देख रहे होते हैं, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे गर्दन सही नहीं है, हमारे हाथों की जो हम लोगों ने हाथों को जो बैंड किया वो सही नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी कई बार कुछ नुकसान हमें हो सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर कैन कंट्रीब्यूट टू पुअर पोस्चर। इसकी वजह से नेक स्ट्रेन हो सकता है, बैक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ठीक है, दिस इज इंक्रीजेज व्हेन पीपल बैंड ओवर देयर डिवाइसेस और एक्सटेंडेड पीरियड। तो एक्सटेंडेड पीरियड तक, यानी एक लंबे समय तक अगर आप एक गलत पोस्चर में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके हाथों को, आपकी बैक को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, गर्दन को। ठीक है, तो इसलिए आप जब कभी भी डिवाइसेस को यूज करें तो एक प्रॉपर पोस्चर में पहले आप बैठें और उसके बाद आप उसको अच्छे से यूज करें। ऐसे कह सकते हैं स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं तो उससे जो ब्लू लाइट्स होती है, ठीक है, जो हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं दोस्तों इंटरफेयर कर सकता है हमारे आंखों के जो मेलाटोनिन, जो अपने पास में कह सकते हैं एक टाइप का हार्मोन होता है, उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड उसमें वो एक इंटरफेयर कर सकता है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है कि मेलाटोनिन में अगर इंटरफेयर होता है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी नींद जो है उसमें आपको दिक्कत होती है। तो कह सकते हैं दैट रेगुलेट्स स्लीप पोटेंशियली लीडिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, नींद में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं इनसोम्निया नाम की बीमारी भी हो सकती है। तो कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो रात रात भर बैठ के अगर मोबाइल चलाते हैं तो क्योंकि उनको एक्चुअल में नींद ही नहीं आती, करे क्या। तो इसकी वजह क्या है, मोबाइल कह सकते हैं, स्क्रीन टाइम कह सकते हैं। और हम लोग कह सकते हैं दोस्तों डिजिटल एडिक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपनी मोबाइल डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहाँ करेंगे दोस्तों, तो एक तो हो गया सोशल मीडिया, दूसरा हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर गेमिंग्स के लिए। तो ऐसे अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होंगे, आप एडिक्टेड हो जाएंगे, लाइक बिहेवियर में आपका चेंजेस आ जाएगा। और कह सकते हैं अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल को अगर यूज़ करें तो आपकी एक आदत नहीं हो, आप उसका यूज़ करें और उसके बाद आप उसको साइड में रख भी सकते हैं। ठीक है, ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट कह सकता हूँ आपके मेरे घर की ये कंडीशन ज़रूर है। जिनके पास में भी डिवाइस है वो सब के सब अपनी स्क्रीन जो है, अपने या आंखें जो है वो अपनी स्क्रीन पे लगा के बैठे हैं और इंडिविजुअली सब यहाँ इस तरीके की फोटोज बहुत कॉमन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, हालांकि अपन हेल्थ इश्यूज को लेकर के ही बात करें। इसी टाइप से कह सकते हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर होता है। तो जो आप मोबाइल चला रहे होते हैं, जो सेल फोन से, कहीं ना कहीं दोस्तों इनमें भी जो है वो रेडिएशन होती है और रेडिएशन की वजह से भी हम लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के। तो जब आप मोबाइल ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, आपने देखा होगा दोस्तों कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग बड़ी पागलबंदी करते हैं, लाइक अपनी रील्स या शॉर्ट्स बनाने के चक्कर में कई बार तो लोग मर तक जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि वो ट्रेन के आगे या स्टंट, ऐसे अजीबोगरीब स्टंट वगैरह जो वो लोग कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है कि उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लेकर के, आप सोच के देखिए दोस्तों, लाइक लाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो जाती है। मतलब आपकी लाइफ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोगों को इतनी ज़्यादा रिस्क लेने की हैबिट हो चुकी है तो वो लोग जो है बिना सोचे समझे ऐसा कुछ काम भी करते हैं। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया दोस्तों, सोशल मीडिया की वजह से, तो कह सकते हैं कि इससे क्या होता है कि इसकी वजह से एनजाइटी जो है वो इंक्रीज होती है। कुछ लोग तो दोस्तों डिप्रेशन में जाते हैं, यार उसने वो वहाँ घूमने गया, उसने वो खाया, उसने वो पहना, वो वहाँ मजे कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में सिर्फ शो ऑफ होता है, आप अच्छे से जानते हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं सिर्फ फोटोज क्लिक किया और डाल दिया। तो फोटोज में खुश होने से अच्छा है दोस्तों रियल लाइफ में भी खुश रहना। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग जरूर करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग डिप्रेशन में भी जाए और ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सोशल मीडिया को यूज करते करते वो लोग अपनी लाइफ में इतने अकेले हो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं लॉनलीनेस फील भी करते हैं। और इसकी वजह से दोस्तों कई बार जो है वो फोमो नाम की, जो आपने सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उनके अंदर इस टाइप की सिचुएशन भी आ जाती है, लाइक एक टाइप से फोमो हो जाता है उनको।
फिजिकल इनएक्टिविटी भी होती है, क्योंकि जब ज़्यादा काम आप दोस्तों मोबाइल पर करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी होगी ही नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग सिर्फ कंप्यूटर्स पे बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइक गेम खेल रहे हैं और मोबाइल में और कंप्यूटर में जो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल वर्क ही क्यों नहीं हो, तो कहीं ना कहीं तो क्या होगा कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी। फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी इनएक्टिव होगी, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल से थोड़ा और कंप्यूटर से थोड़ा गैप लेना भी जरूरी होता है। इसी टाइप से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ हियरिंग। तो हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कुछ लोग दोस्तों ऐसे हेडफोन लगा करके गाने सुन रहे हैं, ठीक है, लाउड उसका जो साउंड जो है वो बहुत लाउड है, तो उससे भी आपके कान को नुकसान पहुंच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा सुनना कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा एक और है दोस्तों कि जो हम लोग कह सकते हैं कि बैक्टीरिया लेवल भी कई बार इंक्रीज होता है इन एयर ओवर 700 टाइम। कब? अगर आप 15 मिनट से या कह सकते हैं कि लगभग 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप हेडफोन को यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू, तो बैक्टीरिया लेवल भी कान का या कान पर बढ़ जाते, तो उसकी वजह से भी दोस्तों आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो आपकी जो सुनने की क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है और कम हो ही सकती है। आप जानते होंगे कई बार ऐसे इश्यूज आपने सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो रीज़न यही है क्योंकि उनको हेडफोन यूज़ करना होता है, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि ऐसे रिस्क को हम लोग कम करें, टू रिड्यूस दिस रिस्क इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक ब्रेक फ्रॉम स्क्रीन से आप ब्रेक लीजिए। प्रैक्टिस गुड पोस्चर, अच्छे से बैठिए। एडजस्ट स्क्रीन सेटिंग्स टू रिड्यूस ब्लर लाइट एमिशन, अपने मोबाइल का और अपने लैपटॉप की जो लाइट की जो सेटिंग्स है आप उसको चेंज करिए। एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजीज एंड द अदर एक्टिविटीज़, तो आप अपने टेक्नोलॉजीज और एक्टिविटीज़ को एक बैलेंस करके चलिए जिससे कि आपकी लाइफ हेल्दी रह सके। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को सबसे बड़ी बात ये करनी थी कि टेक्नोलॉजीज को यूज़ तो हमको जरूर करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हमारी हेल्थ। तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इनको यूज जरूर आप करें। तो इस तरीके से दोस्तों इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आई होप दोस्तों कोई इश्यूज आपको नहीं होगा। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। आपके पॉजिटिव कमेंट हम लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों मोटिवेट जरूर करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि कुछ बुक्स जैसे सुमिता अरोड़ा की जो बुक है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें सोसाइटल इम्पैक्ट बताया गया है, और साथ में जो पुरानी जो बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर 12 था, जो कि अब नई वाली बुक में 11 और 12 साथ में हो गया। तो मैं आपके लिए यहाँ पर 11 का जो पार्ट है वो इतना ही रख रहा हूँ, और इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो चैप्टर नंबर 12 में हम लोग यहाँ आगे डिस्कस करने वाले, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी को लेकर के, डेटा के प्रोटेक्शंस को लेकर के। तो आज एक बार इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।